तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चू युवे और उसके भाई और निंग ने तीनों ने फैसला किया था कि वो सभी लोग उन लोगों से जाके मिलेंगे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वह भी जियांग के अंदर की बोर्ड ने उसे बता दिया था कि अगर तुम गुचेंग से बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम चू युवे का फायदा उठा सकते हो। भले ही वो गुचेंग का मुकाबला न कर सके लेकिन उसकी जी फैमिली जरूर कर सकती है। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सभी लोग गुचेंग से मिलने के लिए जाते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता है कि वो लोग गुचेंग से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनका एल्डर उन लोगों को बताता है कि तुम उनसे मिलने के लिए जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि उनके साथ पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। इस पे याओ जिंग आगे से कहता है कि वो बस उनसे बात करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वह पे निंग अपने मन के अंदर सोचती है कि वो लोग कहाँ से आए होंगे जिसने हेवनली रूइन गेट के मास्टर को इतना ज्यादा डरा दिया है। वह पे जियांग चू युवे से माफी मांग लेता है क्योंकि वो गुचेंग से मिलना नहीं चाहता था और वो उसे बताता है कि वो उसके साथ नहीं जा सकता है, तो वो तुरंत वहाँ से खिसक लेता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही गुचेंग के एरिया के अंदर एंटर होते हैं तो फिर वहाँ पे गुचेंग के दो पावरफुल सर्वेंट आते हैं, बैटमैन और उसकी फीमेल सर्वेंट, और वो दोनों ही उन लोगों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, अपना नाम बताओ। वो सभी लोग उन दोनों की ऑरा को दो की काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और हर एक को अपना अपना नाम बताते हैं। जोविंग अपना और अपने सेक्ट का नाम बताता है, निंग अपना और अपने सेक्ट का नाम बताती है। फीमेल सर्वेंट बैटमैन से कहती है कि मुझे हिडन जी फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन चिन फैमिली के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। जिसपे बैटमैन आगे से कहता है कि मैं मास्टर को इस बारे में बता के आता हूँ। वह पे निंग उन्हें शुक्रिया कहती है और मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं ये सभी लोग किस फोर्स से हैं जो इतनी ज्यादा पावर को ओवरटेन करते हैं। अब इसके बाद बैटमैन गुचेंग के पास जाता है और उसे दरवाजे के बाहर से ही बता देता है कि कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए हैं जी और चेन फैमिली की तरफ से। वहीं पे हमें अब थोड़ी सी फैन सर्विस दिखाई जाती है। गुचेंग मिंग से पूछता है क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो, जिसपे वो साफ मना कर देती है। तो फिर गुचेंग उसे कहता है कि तुम यहीं पे आराम करो, मैं उनसे जाके मिल के आता हूँ। अब इसके बाद गुचेंग वहाँ का दरवाजा खोलता है और उन लोगों को ग्रीटिंग्स देता है और वो सभी लोग गुचेंग को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो जिससे मिलने के लिए आ रहे हैं वो गुचेंग होगा। वहीं पे गुचेंग ने पर्पल मेंशन को डिस्ट्रॉय किया था तो वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था, इसीलिए सभी लोग उसे काफी ज्यादा घबराए हुए थे। वहीं पे निंग मन के अंदर सोचती है कि उसने गुचेंग फैमिली के सक्सेसर को कभी देखा ही नहीं था। उसने अभी तक गुचेंग को पोर्ट्रेट और शैडो स्टोन के ऊपर देखा था। ये पहली बार है जब वो उसे खुद से आंखों के सामने देख रही है। इसके बाद याओ जिंग, चू युवे और निंग तीनों ही अपनी फैमिली का नाम बता के गुचेंग को ग्रीटिंग्स देते हैं। गुचेंग में उन्हें ग्रीटिंग्स देता है और उनसे कहता है कि ज्यादा घबराओ नहीं, मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए ही आए हो। याओ जिंग गुचेंग को बताता है कि बेशक वो लोग यहाँ पे टावर के लिए ही आए हैं लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी क्लू नहीं है। गुचेंग उन लोगों से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ तो क्लू होंगे, ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार गया। लेकिन उसी टाइम पे निंग आगे बढ़ती है जो कि गुचेंग की चापलूसी करते हुए कहती है कि जैसे ही उन्हें कोई क्लू बतेगा तो वो लोग तुरंत भटेरे चले आएंगे उसे बताने के लिए। और वो आगे से ये भी कहती है कि वो सभी लोग यहाँ पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए ही आए हैं, इसीलिए वो अपने लोगों को ऑर्डर देगी कि वो लोग जल्दी से गुचेंग के खातिर टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढ दें। जो युवे को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि निंग बड़ी आसानी के साथ गुचेंग के साथ चेप होने लगी है। याओ जिंग आगे से कहता है कि यही रीजन हो सकता है कि उनकी फैमिली राइज कर रही है। गुचेंग निंग से ज्यादा कुछ तो नहीं कहता है क्योंकि बीवी पीछे ही सो रही है, बस इतना ही कहता है कि मैं आपको एडवांस में ही शुक्रिया कहता हूँ। लेकिन निंग ये मौका नहीं जाने देना चाहती थी, वो गुचेंग के साथ चेप होना चाहती थी ताकि उसे कोई भी ट्रेजर मिल सके गुचेंग के साथ चेप होने की वजह से। इसीलिए वो गुचेंग से कहती है कि उसकी ट्रिप यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, अगर गुचेंग को दिक्कत ना हो तो वो उसकी मेड बन सकती है। लेकिन गुचेंग के पीछे से मिंग कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, जिससे वो सभी लोग हैरान होते हैं कि औरत की आवाज कहाँ से आई। तो मिंग गुचेंग के पीछे से निकलती है और आगे से कहती है कि मुझे दिक्कत है। अब इसे गुचेंग भी फटने लगती है क्योंकि बीवी का गुस्सा 7वें आसमान पे है। वो सभी लोग मिंग को भी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये भी यहीं पे है। दरअसल मिंग की पोजीशन भी कम नहीं है, वो भी काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल है। वह पे निंग तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद मिंग आगे बढ़ती है और निंग से कहती है कि तुम चिन फैमिली की मेंबर हो ना, लेकिन तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है। इसमें निंग आगे से साफ माफी मांगती है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है, वो इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है। लेकिन मिंग उसे कहती है कि तुम हमें इन्फॉर्मेशन दे सकती हो लेकिन उसके खातिर हमें तुम्हारे साथ क्लोज होना पड़ेगा, ये अनफेयर है, अननेसेसरी है, अनिवार्य। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करती है और उन सभी लोगों को वहाँ पे धमकाने और डराने लगती है। गुचेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और मिंग के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है रुक जाओ जान, तुम तो इन्हें डरा रही हो। जिसके बाद वो निंग और बाकी से लोगों से माफी मांगता है कि उन्हें मिंग का इतना ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिला क्योंकि मिंग इसी तरीके की है। वो सभी लोग आगे से इतना ही कहते हैं कि आपको पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उसको आपकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, इसीलिए हमें जलन होती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से खिसकते हुए कहते हैं कि हम आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और हमें जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुरंत आपको डिलीवर कर देंगे। गुचेंग उन लोगों से कहता है बाय बाय, जल्दी मत आना, थोड़ी सी अच्छी न्यूज लेके आना। वहीं पे निंग अपने मन के अंदर
सोचती है कि मिंग काफी ज्यादा खतरनाक तो है, लेकिन वो आसानी के साथ गुचेंग के ऊपर गिव अप नहीं करेगी और वो बस यही सोचती है कि जियांग कुछ ज्यादा कमाल का बंदा है, शायद से उसको जियांग के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो जबरदस्ती मिंग को कमरे के अंदर लेके जाता है। चलो भाई अंदर चलो, अब क्या उसके पीछे जाओगी लड़ाई करने के लिए? गुचेंग उसको कैसे तैसे अंदर लाता है और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी, तो फिर बाहर क्यों चली आई? इसमें मिंग आगे से कहती है कि अगर मुझे 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो फिर तुम एक और मेड अपनी साइड पे ऐड कर लेते। गुचेंग उसे कहता है कि तुम एक प्यादे से क्यों डर रही हो, जिसके अंदर कम से कम हिम्मत तो थी, जो उसने खुद को अपने सामने सर्व किया। जिसपे मिंग उसे ताना देते हुए कहती है कि तुम्हारी कौन सी लड़की है जिसने शुरुआत प्यादे से नहीं की थी, और वो आगे से गुस्से में कहती है कि चाहे एक प्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी अलाउ नहीं करूंगी। फिर गुचेंग आगे से कहता है कि भले ही वो लड़का ही क्यों ना हो तब भी तुम अलाउ नहीं करोगी, और उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा बॉसी हो रखी हो। जिसमें मिंग कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि लकड़ी काट रहा था। साथ ही में वो बोट के साथ बात करते हुए कहता है कि डिवाइन ओरिजिन मास्टर कुछ तो इसमें गड़बड़ है, लेकिन बोट उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे चू युवे आ जाती है तो जियांग उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद चू युवे उसे बताती है कि उसने जियांग की आइडेंटिटी के बारे में याओजिंग को पहले ही बता दिया है। याओजिंग जियांग से पूछता है क्या तुम सच में डिवाइन सोर्स मास्टर हो? जिसपे जियांग आगे से बताता है कि उसने अपने एंसेक्टर की बस एक ही ट्रिक को अभी तक प्रैक्टिस किया है और उसे मुश्किल से बेसिक के बारे में ही पता है। याओजिंग को यकीन नहीं था, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर उसे पता चलता है कि जियांग के पास सेक्रेट फिजिक है। जिसपे चू युवे जियांग से कहती है कि उन्हें एक ट्रेजर मिला है और वो चाहती है कि जियांग उन्हें दिखाए कि एक डिवाइन ओरिजिन मास्टर क्या कर सकता है। इसके लिए जियांग मान जाता है और वो आगे से कहता है कि अगर चू युवे देखना चाहती है तो वो करेगा। वह पे याओजिंग जियांग से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया है, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद जियांग वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो सामने की तरफ कई सारे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और जियांग उन्हें स्पेशल टेक्निक की मदद से, यानी कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता है, एक स्पेशल टेक्निक की मदद से, यानी कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लेकिन इस हिसाब से पत्थरों को काटता है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में कट जाते हैं और अंदर एक गली बन जाती है। वो दोनों भाई बहन इस एबिलिटी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि जियांग ने यहाँ पे पत्थरों को रीसेप कर दिया है बिना किसी मैजिक के जरिए, और यह डिवाइन सोर्स मास्टर की कुछ गिनी चुनी टेक्निक्स में से एक होती है। इसके बाद चू युवे अपने भाई से कहती है कि जियांग का टैलेंट बहुत ज्यादा कमाल का है और वो लोग उसकी मदद से काफी आसानी के साथ टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढ सकते हैं हर किसी से पहले। वहीं पे याओजिंग भी आगे से यही कहता है कि अगर वो लोग जियांग को अपनी फैमिली के अंदर लेके जाते हैं और उसे अच्छे से कल्टीवेट करवाते हैं तो जियांग उनकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है फ्यूचर के अंदर उनकी फैमिली को हायर लेवल पे ले जाने के लिए। लेकिन जियांग उन लोगों को बताता है कि उसकी एक शर्त है। चू युवे उसे कहती है कि हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे तो फिर करेंगे, बताओ। इस पे जियांग उन्हें बता देता है कि उसका गुचेंग के साथ पुराना लफड़ा है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि लफड़ा करना ही था तो गुचेंग के साथ क्यों किया। वहीं पे जियांग उनके रिएक्शन को देख के हैरान नहीं होता है क्योंकि गुचेंग काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बावजूद उसे बदला तो लेना ही था। इसके बाद याओजिंग जियांग से पूछता है कि तुम उसके साथ लफड़े में कैसे पड़े। जियांग आगे से कहता है कि ये समझाना मुश्किल है, अगर गुचेंग यहाँ पे नया होता तो वो उन दोनों की मदद कर देता, लेकिन अगर वो अब उनकी मदद करेगा तो फिर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। चू युवे जियांग से कहती है कि अभी भी समय है, तुम हमें बता सकते हो दूसरों के मुकाबले में तुम यहाँ पे सेफ रहोगे। लेकिन याओजिंग समझदार था और वो जियांग से कहता है कि हम ऐसा दिखाएंगे कि हमने नहीं तुम्हें देखा है और न ही तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन चू युवे अपने भाई को रोकती है और उससे कहती है कि जियांग का लफड़ा भले ही गुचेंग के साथ हो सकता है, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। याओजिंग उसे समझाता है कि हम इसमें घसीटे नहीं जा सकते हैं, लेकिन चू युवे आगे से कहती है कि अगर हम गुचेंग के द्वारा ढूंढ लिए जाते हैं तो हम बस कह देंगे कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। बोट जियांग से कहती है कि तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि वो लोग सेफ हैं, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। तो फिर जियांग वहाँ पे नौटंकी करते हुए कहता है कि उन्हें आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ से जा रहा है ईमानदारी से। गुचेंग के खिलाफ उसकी भले ही लड़ाई हो, लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि गुचेंग को जियांग याद हो, क्योंकि गुचेंग को ये बात नहीं पता है कि वो एक डिवाइन ओरिजिन मास्टर है। मैं बस उसकी आंखों के अंदर एक छोटा सा कीड़ा हूँ जिसको वो जब चाहे तब मार सकता है। चू युवे उसे पूछती है कि गुचेंग को तुम्हारे बारे में नहीं पता है कि तुम एक डिवाइन ओरिजिन मास्टर हो। जियांग आगे से बताता है कि मैं उसे सिर्फ 2 ही 3 बार मिला हूँ और वो बस इतना जानता है कि मैं एक छोटा सा मॉर्टल हूँ बस। इसके बाद चू युवे अपने भाई से कहते हैं कि गुचेंग को नहीं पता है कि जियांग एक डिवाइन सोर्स मास्टर है, वो हमारी मदद कर सकता है टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढने में। जिसपे याओजिंग भी आगे से इस बात को अब मान जाता है, बस उन्हें चेन का हल्का सा अपीयरेंस ही चेंज करना है। इसके बाद वो जियांग को पकड़ते हैं और उसका हुलिया बदल के ये बना देते हैं। चू युवे जियांग से कहती है कि मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पा रही हूँ, गुचेंग का घंटा पहचान पाएगा। इसके बाद याओजिंग वहाँ पे जियांग से ये कह के चला जाता है कि हम दोनों टियानजुआन माउंटेन के आधी रात पे मिलेंगे। अब इसके बाद
बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि सोने के लिए जा ही रहा था कि उसी टाइम पे उसका सीनियर उसके पास आ जाता है जिसका नाम सीनियर ब्लैक था। सीनियर ब्लैक उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कमाल कर दिखाओगे, लेकिन तुम तो एकदम घटिया चीज निकले। तुमने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है, यहाँ तक कि तुम तो स्पिरिचुअल सी को भी ओपन नहीं कर पाए हो। और वो जियांग से कहता है कि मैं तुम्हें चट्टा मार के मार देना चाहता हूँ और एक नए सक्सेसर को ढूंढना चाहता हूँ। जिसपे जियांग सीनियर ब्लैक से कहता है कि मेरी करंट ताकत के हिसाब से आपको क्या लगता है कि मैं उन डिसाइपल को छू भी पाऊंगा? वो मेरा भरता बना देंगे और खा भी जाएंगे लिट्टी चोखा के साथ। इस पे सीनियर ब्लैक उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम्हारे पास सैक्रेड फिजिक है, तुम्हें बस उन्हें पकड़ना है और उनकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लेना है। इसके बाद पावर और सब कुछ तुम्हारे पास तुरंत ही आ जाएगा और तुम ब्रेक थ्रू कर पाओगे। इसके बाद सीनियर ब्लैक उसे कहता है किसी फैमिली की लड़की यानी चू युवे उसके पास भी कमाल का फिजिक है, तुम उसे अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हो? चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन जियांग आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि चू युवे ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान किए हैं अभी। इसमें सीनियर ब्लैक उसे कहता है कि यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए आए हो या फिर ये सीखने के लिए आए हो कि दुनिया कैसे चलती है। इस पे जियांग आगे से कहता है कि उसे पता है वो अभी तक कुछ भूला नहीं है। इस पे सीनियर ब्लैक वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है कि गलती मत करना, अगली बार आया और मुझे कुछ पता नहीं चला कि तुमने क्या अचीव किया है तो फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगा। अब इसके बाद जियांग चू युवे के उसी सर्वेंट के बारे में सोचते हुए कहता है कि शायद से मुझे उस अनलकी बंदे को ही ढूंढना चाहिए। इसके बाद अगला सीन कुछ घंटों के बाद का होता है। हम लोग देखते हैं कि गुजंग उसी सर्वेंट के पास आता है जिसको जियांग ने पकड़ के उसकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लिया था, जैसा कि गुजंग और डिमोनिक सक्सेसर करते हैं। वह भी गुजंग को काफी अच्छे से पता था कि जब किसी को इस चीज का नशा लग जाता है तो ये ड्रग एडिक्शन की तरह होता है। जितना ज्यादा तुम इसमें घुसोगे उतना ही ज्यादा फंसते जाओगे और इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वह भी गुजंग ने पहली बार किसी फॉर्चून चूजर वन को देखा था जो इतना ज्यादा कमीना हो और वो मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं हेवन ऑफ दाओ क्या देख रहा है और क्या सोचेगा। अब इसके बाद हम लोग जियांग, याओजिंग और चू युवे को देखते हैं जो कि वो सभी लोग जियांग को फॉलो कर रहे थे। वहीं पे याओजिंग को पता चल जाता है कि जियांग का ऑरा पहले से बढ़ गया है और उसे ऐसा लगता है कि जियांग अभी भी उन लोगों से कुछ तो छुपा रहा है। वहीं पे बोट जियांग को बताती है कि इसी रोड पे अगर वो लोग चलते रहेंगे तो फिर उन्हें आगे की तरफ से एक अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा है। वहीं पे याओजिंग जियांग को बताता है कि उन लोगों ने काफी टाइम पहले भी द टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की थी, तो फिर यहाँ पे उन्हें घास और हवा के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। वहीं पे हम लोग निंग को देखते हैं जो कि इन लोगों का पीछा कर रही थी और उससे कुछ तो समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए नहीं आए हैं। साथ ही में उसे जियांग के बारे में भी पता था, भले ही जियांग ने अपना चेहरा बदल लिया है लेकिन निंग उसे पहचान लेती है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि मुझे गुजंग को इस बारे में बता देना चाहिए और अगर निंग को टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है तो फिर शायद से वो गुजंग का भरोसा जीत सके। इसके बाद हम लोग गुजंग को देखते हैं और उसे मैसेज मिल जाता है और गुजंग को पता था कि आज रात ही द टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन इमर्ज हो जाएगा। निंग उसे पूछती है क्या हमें चलना चाहिए, लेकिन गुजंग उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है, टावर तो अभी तक आया भी नहीं होगा, पता नहीं जियांग उन लोगों के साथ क्या ही कर रहा है, वहाँ पे गेड़िया मार रहा होगा। निंग उसे पूछती है कि ये बंदा कौन है तो गुजंग उसे बता देता है फॉर्चून चूजन वन जो कि लोअर रियलम से आया है। निंग गुजंग से कहती है कि अगर उन लोगों के हाथों में टावर मिल जाता है तो फिर उन लोगों को बस व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन, सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ही ढूंढना बाकी रह जाएगा। लेकिन सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन ही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है और उसे ही ढूंढ पाना काफी ज्यादा टफ होने वाला है। गुजंग आगे से मिंग को बताता है कि सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन कहा जा रहा है किसी के हाथों में लग गई है, जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और इनविंसिबल बन चुका है। सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में तो नहीं पता है कि वो भी कहाँ पे है, लेकिन व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में उन लोगों को ये पता है कि वो जी फैमिली के उन दोनों भाई बहन के पास हो सकती है। मिंग पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है तो गुजंग आगे से कहता है कि जरा ये सोचो कि जी फैमिली के बच्चे यहाँ पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढने के लिए क्यों आए हैं। जिसपे मिंग आगे से कहती है कि उन्हें पहले ही एक टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन की कोई चीज मिल चुकी है। गुजंग आगे से कहता है सही पकड़े हैं, जब लोगों को किसी चीज की लत लग जाती है तो वो लोग उसके लिए दीवाने हो जाते हैं, ये तो वैसे भी पावर है। इसके बाद गुजंग के पास निंग की तरफ से एक मैसेज आता है तो गुजंग यहाँ पे निंग का नाम ले लेता है तो मिंग उससे पूछती है कौन सी लेडी, जिसपे गुजंग आगे से कहता है गुस्सा क्यों होती हो जान, प्यादा है प्यादा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जियांग उन लोगों को एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे कई सारे इननीट फॉर्मेशन थी और उन फॉर्मेशन को तोड़ के ही वो लोग आगे जा सकते थे। योजे भी उन फॉर्मेशन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और चीयुवे उसे पूछती है कि हम लोग यहाँ पे पहले भी तो आए थे लेकिन हमें क्यों कुछ नहीं मिला। वहीं पे जियांग अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और फॉर्मेशन को तोड़ के वहाँ पे रास्ता बना देता है। इसके बाद वो सभी लोग उसी रास्ते से होते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं तो फिर वहाँ पे कई सारे स्पिरिट स्टोन्स भी थे, लेकिन जियांग उन्हें छूने से मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर वो इन स्पिरिट क्रिस्टल को छूती है तो फिर कई सारी पावर्स यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगी, जिससे आसपास के कल्टीवेटर्स को जरूर इस बारे में पता चल जाएगा और वो सभी उन लोगों को ढूंढ लेंगे। इसके बाद चूयुवे आगे से माफी मांगती है, जिसके बाद वो लोग पहाड़ के दूसरे सिरे में आ जाते हैं और उसको तोड़ के बाहर
बाहर आ जाते हैं। वहीं पे चू युवे आगे से बताती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन एक इस तरह की छुपी हुई वैली के अंदर होगा, यानी कि घाटी। साथ ही में उन लोगों को सामने की तरफ से एक बहुत बड़ा बैंगनी कलर का माउंटेन भी दिखाई देता है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि उस पहाड़ के आसपास बहुत ज्यादा अजीब सा ऑरा है, जिसके अंदर कुछ तो सील्ड है। याओजिंग जियांग से पूछता है कि हम लोग वहाँ पे आगे जा सकते हैं, लेकिन बोर्ड जियांग को मना कर देता है और उसे कहता है कि सबसे पहले इन दोनों को इधर उधर घुमाओ। जिसपे जियांग याओजिंग से कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, शायद से वहाँ पे टावर हो सकता है और शायद से नहीं भी। अब इसी के बाद याओजिंग को सामने की माउंटेन से कुछ ऑरा महसूस होता है जो खतरनाक किस्म का था, इसीलिए वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं उसे चेक करके आता हूँ। और वो चू युवे से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो तुरंत यहाँ से वापस निकल जाना, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिससे जियांग को यकीन हो जाता है कि उसने याओजिंग को चुन के सही फैसला किया। वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उसके साथ अच्छा दोस्त बन सकता है। वहीं पे चू युवे जियांग से कहती है कि जब तुम हमारी मदद कर दोगे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को, तब मैं तुम्हें अपने साथ सेक्टर में वापस लेके चलूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उसी टाइम पे उनके ऊपर कोई फायर एरो से अटैक करता है, लेकिन चू युवे अपनी बांसुरी की मदद से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेती है। तो फिर हमें पता चलता है कि इनके ऊपर अटैक करने वाली निंग थी, जो इन लोगों के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाती है कि इन लोगों ने इस बात को गुचंग से छुपा लिया है कि इन लोगों के पास एक डिवाइन ओरिजिन मास्टर है और ये लोग टावर को खुद चुरा के यहाँ से चले जाने जाते थे, ना कि गुचंग को देना चाहते थे। जिसपे चू युवे आगे से कहती है कि वो सब कुछ बकवास कर रही है, वो लोग खुद इस टावर को ढूंढ के गुचंग को देने वाले थे। वहीं पे जियांग को समझ में आ जाता है कि उसे आग में घी डालने की जरूरत है और वो आगे से निंग से ये कहने लगता है क्या गुचंग खुद को कहीं का महाराजा समझता है क्या, जब चाहे तब वो हमसे कोई भी ट्रेजर छीन सकता है। इसे चू युवे भी हैरान होती है कि इसे अचानक से क्या हो गया, लेकिन निंग को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्ट जियांग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन चू युवे दोबारा उसे बचा लेती है और जियांग से कहती है कि फालतू की बकवास ना करो। निंग चू युवे से दोबारा कहती है कि तुम उसे बचाना चाहती हो जिसने अभी गुचंग की इंसल्ट की है। चू युवे फिर से यही कहती है कि वो गुचंग को बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ का वॉइड सेटर होता है और वहाँ पे गुचंग आता है, जो कि जानबूझ के अपने प्रेशर को रिलीज कर रहा था। और वो चू युवे से पूछता है कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो। वहीं पे निंग गुचंग और मिंग को काफी देख के खुश हो जाती है, लेकिन वहीं पे चू युवे घबराने लगी थी। बोर्ड जियांग से कहती है कि तुम्हें चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पे निंग गुचंग को बता देती है कि इन लोगों को टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में पता चल गया है, लेकिन ये लोग गुचंग को देने की जगह पे उसकी पीठ पीछे उसे चुराना चाहते थे। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे याओजिंग आ जाता है, जो कि निंग से कहता है कि वो ये सब कुछ गलत समझ रही है और वो गुचंग को बताता है कि वो लोग सबसे पहले वर्ल्ड डोमिनेशन टावर को खुद पाना चाहते थे ताकि वो गुचंग का बोझ कम कर सके और उसे वापस दे देंगे। चू युवे इस बात से हैरान होती है, लेकिन याओजिंग टेलीपैथी जरिए उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि गुचंग काफी ज्यादा पावरफुल और रूथलेस है। अगर वो लोग यहाँ पे समझदारी से काम नहीं लेंगे तो फिर उनका अंत बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो फिर चू युवे जियांग की तरफ देखने लगती है और जियांग को इससे बुरी फीलिंग आने लगती है। निंग याओजिंग से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम सोच रहे हो कि मैंने गुचंग से झूठ बोला है। वहीं पे मिंग को काफी अच्छे से समझ में आ जाता है कि याओजिंग काफी ज्यादा चालाक है जितना गुचंग चालाक है। वहीं पे गुचंग उसे कहता है क्या तुम समझाओगे कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद याओजिंग यहाँ पे ये बहाना बनाता है कि उन लोगों को पता था कि गुचंग को टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन चाहिए था, लेकिन वो लोग उसे खुद से ढूंढ नहीं पाते थे, इसीलिए इन लोगों ने जियांग की मदद ली, जो कि एक डिवाइन सोर्स मास्टर है। लेकिन इन्हें जैसे ही पता चला कि ये गुचंग से नफरत करता है तो इन लोगों को एक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा उसे धोखा दे के कि वो लोग गुचंग को ये टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन नहीं देंगे और ये उनका एक प्लान था। और ऐसा कह के याओजिंग सारा इल्जाम जियांग के ऊपर डाल देता है और उसे बेच देता है। जियांग उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम दोनों मुझे ही अपना बलि का बकरा बनाए दे रहे हो। वहीं पे जियांग की बोट उसे कहती है कि हमें तुरंत उस पर्पल माउंटेन की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं से हमारे जिंदा रहने के चांस हैं। गुचंग जियांग से कहता है कि तुम्हारा नाम सुना सुना सा लगता है, लेकिन जियांग अपने चेहरे से मुखौटा हटाता है और गुचंग से कहता है कि तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम एक पाखंडी इंसान हो जिसने हम सभी लोगों को मरवा दिया था जंगल में भिजवा के। वहीं पे गुचंग इस बात को मारने से साफ इंकार कर देता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें एक सेफ जगह के भेजा, अगर तुम्हारे ऊपर एक बेस्ट ने अटैक कर दिया इसमें मेरी क्या गलती थी, यहाँ तक कि मेरे आदमी भी इंजर्ड हो गए थे और तुम इन सभी चीजों के लिए मुझे ब्लेम दे रहे हो। जियांग आगे से कहता है कि तुम्हारे लोगों ने ही हमारे ऊपर अटैक किया था और तुम हमें अच्छा होने का दिखावा कर रहे हो, तुम हम सभी को मारना चाहते थे। उसी टाइम पे निंग आगे बढ़ती है, जो कि जियांग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि गुचंग इतना ज्यादा महान इंसान है कि वो तुम जैसे मॉर्टल्स को भी खाना खिला रहा है, लेकिन
तुम उसके बिल्कुल भी आभारी नहीं हो। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जमीन को चीरते हुए जियांग का ब्लैक सीनियर बाहर निकलता है, जो कि निंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। गुचेंग मदद करना चाहता था लेकिन मिंग उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो निंग को कैच कर लेती है और गुचेंग से कहती है कि ऐसी चीजें मुझे ही करने दिया करो। खैर उसी टाइम पे ब्लैक सीनियर निंग को पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ज्यादा देर तक नहीं कर सकता हूँ। वहीं पे निंग गुचेंग से माफी मांगती है कि वो जियांग को पकड़ नहीं पाए। गुचेंग उसे कहता है कोई बात नहीं है। अब इसके बाद वो सभी लोग जियांग को लेके बात करते हैं, लेकिन गुचेंग कहता है कि उसे छोड़ो, वो तो अंदर जाके मारा ही जाएगा। हर कोई यहाँ पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढने के लिए आया है, बाकी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे याओजिंग आगे से कहता है कि वो वर्ल्ड टावर ऑफ डोमिनेशन को दुनिया से ढूंढ के बाहर निकालना पड़ेगा। साथ ही में गुचेंग को और भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के पास व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन भी है और वो लोग गुचेंग को व्हील ऑफ डोमिनेशन वर्ल्ड और टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन दोनों एक साथ ही दे देंगे। चुयुबे अपने भाई से पूछती है कि ये जरूरी है, लेकिन वो आगे से कहता है कि हाँ ये जरूरी है। क्या उसे इतना आसान लगता है कि जियांग वाली बात के बाद गुचेंग उन्हें आसानी से जाने देगा? अगर वो लोग इसे आसानी के साथ निकलना चाहते हैं तो फिर उन्हें किसी न किसी चीज को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। वहीं पे गुचेंग इस बात से खुश हो जाता है कि वो लोग उसे व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन भी देने वाले हैं, जिसपे याओजिंग आगे से बताता है कि उनके कुछ प्लान थे, लेकिन निंग की बेवकूफी की वजह से वो लोग गलत समझे जा रहे हैं, इसलिए उन लोगों को माफी के तौर पे कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। इसके बाद वो तीनों पर्पल माउंटेन की तरफ चले जाते हैं और गुचेंग और मिंग से कहते हैं कि वो लोग यहीं पे इंतजार करें। वहीं पे मिंग गुचेंग से पूछती है कि उसे इतना ज्यादा यकीन क्यों है कि जियांग चेन आसानी के साथ टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को ढूंढ सकता है। गुचेंग आगे से कहता है कि लक के ऊपर यकीन है। अब इसके बाद हम लोग जियांग और उसके सीनियर को देखते हैं और सीनियर आगे से गुस्सा था, तो जियांग आगे से कहता है कि अगले बार से ऐसे गलती नहीं करूंगा। सीनियर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें उस लड़की को सैलो कर लेना चाहिए, लेकिन तुम तो प्यार में दीवाने हो चुके थे। जिसपे जियांग आगे से माफी मांगता है और कहता है कि जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे तब वो सिर्फ कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करेगा और किसी चीज के ऊपर नहीं। वहीं सीनियर को ये जगह थोड़ी सी अजीब सी मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कल्टीवेटर के ऑरा को सप्रेस कर दिया जा रहा था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि निंग और उसकी एक गार्डियन उसके साथ आ जाती है, जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे। सीनियर जियांग से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। वहीं पे वो बोट जियांग को रास्ता बता रहे थे, तो जियांग उसे फॉलो करते हुए डेड एंड पे आ जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वो बोट जियांग के पेट से बाहर निकलती है और उस डेड एंड के अंदर घुस जाती है, जो कि एक खास तरह का पोर्टल था और वो वहाँ पे एक रास्ता बना देती है। अब इसके बाद हम लोग याओजिंग और चुयुबे को देखते हैं, जहाँ पे याओजिंग उसे कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन चुयुबे कहती है कि नहीं, उसे अच्छे से पता है कि याओजिंग ने जो भी किया है वो सही ही है। लेकिन याओजिंग अपनी बात को क्लियर कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि चुयुबे गुस्सा है और वो उसे बताता है कि तुम अभी भी नादान हो। जियांग तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें थी, वो तुम्हें फंसाना चाहता था ताकि वो गुचेंग के साथ जी फैमिली का फायदा उठा सके उससे भिड़वाने में। तभी तो उसके पास एक पावरफुल मास्टर भी था जो उसकी मदद कर रहा था। लेकिन चुयुबे इस बात से नहीं नाराज थी, दरअसल वो व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को लेकर नाराज थे। क्या उन्हें सच में गुचेंग को ये देने की जरूरत है? उन्हें काफी मुश्किलों के बाद ही वो अचीव हुआ था। लेकिन याओजिंग उसे बताता है कि गुचेंग बाकी सभी टूल्स को भी कलेक्ट कर रहा है इमॉर्टल पैलेस एकेडमी के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग उसे वो बचा के रख सकते हैं अगर हम उसे इस बारे में ना भी बताते हैं? इससे अच्छा यही है कि हम उसे पहले ही दे दे, इससे पहले कि वो फोर्स का इस्तेमाल करे। हम लोग बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना चाहते हैं किसी भी बड़े सेक्ट के साथ। जिसपे चुयुबे आगे से कहती है कि गुचेंग इतना भी डरावना नहीं लगता है, जिस तरीके से वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है वो बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं लगता है। जिसपे याओजिंग आगे से कहता है पर्पल मेंशन वालों का हाल देख के मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन अचानक से उन दोनों के ऊपर अचानक से एक स्पिरिट बीस्ट अटैक कर देता है, जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और वो चुयुबे का सर पकड़ के उसे मारने ही वाले थे कि उसी टाइम पे याओजिंग उसे बचा लेता है। वहीं पे उनके जितने भी सर्वेंट और साथी थे उन दोनों को वो बीस्ट मार देते हैं। वहीं पे याओजिंग अपनी बहन को लेके इधर उधर भागने लगता है खुद को बचाते हुए। जिसके बाद हम लोग निंग और उसके गार्डियन को देखते हैं, जो कि उसके सीनियर से मार खा के गुचेंग के पास वापस आ गए थे। लेकिन गुचेंग उसे नाराज नहीं होता है और उसे कहता है कि तुम लोग यहीं पे इंतजार करो, अब मुझे खुद ही वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहीं पे मिंग भी गुचेंग के साथ जाना चाहती थी, लेकिन गुचेंग उसे मना कर देता है और टेलीपैथी के जरिए उसे बताता है कि अगर यहाँ पे और कोई आ जाता है या फिर कुछ करने की कोशिश करता है तो कम से कम तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन मिंग उसे कहती है कि उसका जाना अनावश्यक है और वैसे भी गुचेंग को चिंताफुल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके अपोनेंट को डरना चाहिए। गुचेंग यहाँ पे रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसे कह देती है कि मैं जियान नहीं हूँ, जो काम करने के लिए जा रहे हो जाओ। तो फिर गुचेंग तेजी के साथ माउंटेन की तरफ निकल जाता है। वहीं पे मिंग और निंग दोनों एक साथ रह गई थी और निंग को डर लगने लगता है कहीं मिंग उसे मार न दे। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं, जो कि बोट की मदद से पैलेस ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के अंदर आ गया था। वहीं पे
पैलेस ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के अंदर बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें से और रिसोर्सेज थी, इसीलिए जियांग उन्हें देख के खुश हो जाता है और सोचता है कि इनके जरिए तो मैं आसानी के साथ स्पिरिचुअल सी को खोल सकता हूँ। हालांकि बोट उसे कह देता है कि ये सब तुम्हारी चीजें ही हैं और कोई भी तुमसे इन्हें छीनने वाला नहीं है। जियांग उसे पूछता है कि अगर यहाँ पे गोचंग आ गया तो क्या होगा, जिसपे बोट आगे से कहता है कि यहाँ के क्रिएचर कोई मजाक नहीं है। उन्हीं टाइम पे हम उन क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि उन दोनों भाई बहनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये बहुत ज्यादा थे। वहीं पे याओजिंग आगे से सोचता है क्या इन्होंने जियांग और बाकी लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया क्या। उसी टाइम पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि एकदम तेजी के साथ आता है। वहीं पे उन दोनों को भी महसूस होता है कि कोई चीज उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रही है और उसी टाइम पे गोचेंग उन लोगों के बगल से निकलता है और उसके ऑरा से जो ड्रैगन बने हुए थे वो सभी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और जितने भी स्पिरिट क्रिएचर्स हैं उन सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें मारते हुए एक झटके के अंदर पार निकल जाते हैं। और उसी टाइम पे एक पल के लिए उन दोनों को दिखाई देता है कि गोचेंग यहाँ से पार निकला है। वहीं पे वो दोनों गोचेंग के स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे इन्हें लड़ने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, गोचेंग आया और गया, मार के चला गया। अब चू युवे को यकीन हो जाता है कि अभी तक याओजिंग जो कुछ भी कर रहा था वो बिल्कुल ठीक था। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि उन सभी स्पिरिट क्रिएचर्स के बीच से जा रहा था और उससे कहता है कि यार तुम लोगों के अंदर दम तो है कि भागे नहीं, बस डरे हुए हो। उसी टाइम पे गोचेंग गेट से पार निकलने ही वाला था कि उसी टाइम पे वहाँ पे उसे कुछ महसूस हो जाता है, लेकिन असल में वो गेट नहीं दरअसल सीनियर था और गोचेंग उसे देख के खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि वो लोग टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के पास पहुंच चुके थे। वहीं पे पोर्ट जियांग को टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के बारे में बताता है कि ये 7 टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन की पावरफुल चीजों में से एक है। इसके पास इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि ये आसानी के साथ दुनिया को भी सप्रेस कर सकता है, यहाँ तक कि मरे हुए को जिंदा और जिंदा हुए को मरे कर सकता है। वहीं पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन शॉक वेव्स को रिलीज कर रहा था, इससे जियांग का सर दर्द होने लगता है। हालांकि बोट उसे चिंता न करने को कहता है और उसे कहता है कि ये तुम्हें बुला रहा है, हमें बस इसे स्टोर करने के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे स्टोरेज रिंग के अंदर किसी चीज को रख लिया जाता है वैसे ही। लेकिन जियांग आगे से कहता है कि मैंने तो अभी तक कल्टीवेटिंग भी शुरू नहीं की है, मैं इसे स्टोर कैसे करूंगा। इस पे बोट कहता है कि तुम उसे स्टोर कर सकते हो, बस तुम्हें इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके बाद जियांग आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन उसे पीछे धकेल देता है, जिसपे बोट उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें रोक क्यों रहे हो। लेकिन टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन आगे से बताता है वैंग युए मारा जा चुका है। बोट जियांग को बताता है कि वैंग युए एक सेलेस्टियल बीस्ट है जो कि टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को गार्ड करता था और उन दोनों का काफी क्लोज रिलेशनशिप है। जब इमॉर्टल पैलेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया था तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वैंग युए भी काफी टाइम पहले ही मारा जा चुका है और जियांग को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो इमॉर्टल पैलेस को दोबारा खड़ा करेगा और इसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पे होगी। जिसके बाद वो टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन से कहता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम भी इमॉर्टल पैलेस से आते हो। इस पे टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन आगे से बताता है कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं है, यानी टावर के अंदर कोई भी इमॉर्टल चीज या फिर कोई भी खतरनाक चीज नहीं है, बस वैंग युए के बच्चे को छोड़ के। और टावर ने वैंग युए से वादा किया था कि वो उसके बच्चे को काफी अच्छे से पाल पोस के बड़ा करेगा। बोट इस बात से हैरान होता है कि वैंग युए का बच्चा प्लेटफॉर्म के अंदर है और वो टावर से कहता है कि अगर तुम उस बच्चे को हमारे हवाले कर देते हो, यानी कि जियांग जो कि सेलेस्टियल बोट ऑफ क्रिएशन का वेसल है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चॉइस रहेगी। और इसके अलावा अगर वो उनको फॉलो भी करता है तो फिर उसे वैंग युए के बच्चे को बड़ा होते हुए देखने का मौका भी मिलेगा। ये एक तीर से दो शिकार वाली चीज होगी। लेकिन टावर जियांग को देख के साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो नहीं कर सकता, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है छोटे वैंग युए को बचाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। क्या उसके पास इनफ रिसोर्स भी हैं जिससे वो वैंग युए की ग्रोथ यानी पालन पोषण कर सके। जिसपे बोट आगे से कहता है कि पैलेस ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के अंदर रिसोर्स नहीं है, जिसपे टावर आगे से बताता है पैलेस ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका है, तुम बचा कुचा देख सकते हो। जिसपे बोट आगे से कहता है कि अभी की जो कंडीशंस हैं वो जियांगचन के लिए बहुत ज्यादा हार्श हैं, वो तो बस एक नॉर्मल सा मॉडल ही है। जिसपे टावर आगे से कहता है कि अगर वो मॉडल है तो फिर तुम इतना ज्यादा क्यों उत्साहित हो रहे हो उसे यहाँ का लॉर्ड बनाने में। लेकिन बोट उसे कहता है कि तुम इतना ज्यादा जिद्दी क्यों हो रहे हो उसे ना लॉर्ड बनाने के लिए। वही भी जियांग आगे से मोटिवेशनल लाइन कहने लगता है कि उसके पास अगर छोटे वैंग युए को बचाने के लिए ताकत नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो कभी भी छोटे वैंग युए के ऊपर कोई भी चोट नहीं आने देगा। और इसके अलावा उन दोनों का ओरिजिन भी सेम है, कम से कम वो उसे एक मौका तो दे ही सकता है। लेकिन टावर इस बार भी मना कर देता है, ये कहते हुए इमॉर्टल पैलेस पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और दुनिया के अंदर फालतू में चमत्कार नहीं होते हैं, इसीलिए वो ये सट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। जियांग आगे कुछ कह पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे उसका सीनियर आ जाता है जो कि आगे से कहता है कि भागो यहाँ से, वो गोचेंग का सामना नहीं कर पाया। वहीं पे गोचेंग सीनियर के ऊपर पैर रख लेता है और उसे कहता है कि तुम तो बड़े बहादुर हो भाई, मेरी नाक के नीचे ही किसी को भगाने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे जियांग गोचेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो, लेकिन गोचेंग उसे इग्नोर करते हुए टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ देखता है। वहीं पे जियांग का सीनियर उसे कहता है भागो यहाँ से, मुझे पीछे छोड़ के भाग जाओ। जियांग
जियांग गुचिंग से कहता है कि लफड़ा हमारे तुम्हारे बीच में है, मेरे मास्टर को इसमें ना घसीटो। गुचिंग उससे कहता है लफड़ा, क्या तुम वर्दी भी हो, तुम्हारी औकात है मुझसे लफड़ा करने की। जियांग जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी सीनियर को उठा लेता है। सीनियर आगे से बताता है कि गुचिंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो दोनों मिलके भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद गुचिंग उन दोनों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन से कहता है कि तुम आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो, तुम बाकी अदर टूल से अलग हो जो कि वर्ल्ड डोमिनेशन वाले हैं। और गुचिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, मैं तुम्हें दो चॉइस दूंगा। पहला, बच्चे को मेरे हवाले कर दो और सरेंडर कर दो और मेरे साथ बाहर चलो। दूसरा, मैं बच्चे को यहीं तुम्हारी आंखों के सामने छीन लूंगा, तुम्हें मिटा दूंगा और टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन को अपने साथ लेके चलूंगा। वेपिन जियांग टावर से कहता है कि इसके ऊपर भरोसा मत करना, ये बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान है। तो फिर गुचिंग जियांग की तरफ देखता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद वो टावर से कहता है कि देखो, मैं ज्यादा सबर वाला इंसान नहीं हूँ, भले ही तुम एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो इस टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन के, लेकिन मेरे लिए तुम वर्थलेस हो। इसे टावर के भी पसीने छूटने लगते हैं कि ये कैसा आदमी है। वहीं पे टावर गुचिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी लिटिल वैंग युवे को हर्ट नहीं करोगे और ना ही किसी को उसे हर्ट करने दोगे। गुचिंग आगे से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, उस बच्चे के पीछे कोई भी नहीं आएगा और ना ही कोई उसे छूने की बात भी करेगा अगर मैं इस दुनिया को बता देता हूँ कि लिटिल वैंग युवे मेरा आदमी है। चिंता ना करो, मैं किसी दूसरे लोगों की तरह यूजलेस नहीं हूँ। वेपिन जियांग टावर से कहता है कि गुचिंग के ऊपर भरोसा ना करो, वो बहुत ज्यादा बड़ा विलन है। वहीं पे वो टावर से कहती है कि वैंग युवे को बचाना तुम्हारे लिए टावर को दोबारा जिंदा करने से ज्यादा जरूरी है, सॉरी इमॉर्टल पैलेस को। वहीं पे गुचिंग टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन से कहता है ग्यू फैमिली के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, जिससे लिटिल वैंग युवे की ग्रोथ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम बस एक झूठे प्रॉमिस कर रहे हो और कुछ भी नहीं। यहाँ पे पाखंडी कौन है, मैं या तुम? इसके बाद वो टावर से कहता है कि तुम्हें किस बात का इंतजार है, क्या तुम अभी भी कुछ सोच रहे हो? लेकिन उसी टाइम पे टावर फैसला कर लेता है कि वो गुचिंग के साथ ही जाएगा। इसके बाद वो अपने साइज को छोटा करता है और गुचिंग के हाथों में आ जाता है और उसे अपना मास्टर मान लेता है। वह गुचिंग उसे कहता है कि अच्छा फैसला लिया। जिसके बाद वो जियांग से कहता है कि चलो अब लूजर्स का सफाया करने की बारी आ चुकी है। गुचिंग जियांग से कहता है कि गरीब लोगों को सपने नहीं देखना चाहिए, चलो अब नींद से जाग उठो। वहीं पे बोट जियांग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, मैं यहाँ के ग्रेड सी को कंट्रोल करते हुए पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अगर हम लोग भागे नहीं तो गुचिंग के साथ यहीं पे दफन हो जाएंगे। उसी टाइम पे सीनियर को पता नहीं क्या हो जाता है और वो गुचिंग से लड़ने को राजी हो जाते हैं जियांग को बचाने के लिए, ये कहते हुए कि वो मेरा सक्सेसर है, मैं उसे तभी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। इससे जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि साला जितने भी अच्छे लोग दिख रहे हैं वो सभी मुझे लात मारे दे रहे हैं, पहली बार ऐसा इंसान मिला है जो मेरी खातिर मरने को भी राजी है। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं और गुचिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पे गुचिंग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था और वो अपने माथे से पता नहीं कुछ तो रिलीज करता है या फिर एनर्जी या फिर ऑरा, जो कुछ भी हो, लेकिन ये उसकी इमॉर्टल टेक्निक थी और वो आसानी के साथ उन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन दोनों को हरा देता है। इसके बाद गुचिंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जियांग के ऊपर एक जोरदार पाम अटैक करता है, लेकिन एंड मौके पे वहाँ पे जियांग का मास्टर आ जाता है जो कि उस अटैक को झेल लेता है और उसी टाइम पे बोट जियांग की बॉडी से बाहर निकलती है जो कि उन दोनों को अपने अंदर छुपा लेती है और उन्हें जल्दी से उस पैलेस से बाहर लेके चली जाती है। वहीं पे गुचिंग अपने मन के अंदर सोचता है कहीं ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया कि साला अधमरा हो गया हो, अभी भी मुझे उसकी जरूरत है कुछ ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए, या फिर कहीं से उसकी लक वैल्यू ना कम हो जाए, बड़ी मुश्किल है भाई। अब इसके बाद वहाँ का पैलेस डिस्ट्रॉय होने लगता है। गुचिंग को पता चल जाता है कि ये भी डिवाइन सोर्स मास्टर की एबिलिटी में से एक है। अब इसके बाद उन लोगों के सामने ही वो पूरा पर्पल माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं मिंग को गुचिंग की चिंता हो रही थी, लेकिन मिंग उससे कहती है कि इतनी चिंता क्यों दिखा रही हो भाई। उसी टाइम पे गुचिंग पर्पल माउंटेन से बाहर निकलता है जो कि एकदम भला चंगा था। मिंग उससे पूछती है कि कैसा गया। गुचिंग उसे कहता है कि उसे छोड़ो, चलो हम लोग वापस आराम करने के लिए चलते हैं। मिंग उसे कहती है कि मैंने चन को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, क्या तुमने उसे देखा? गुचिंग उसे कहता है कि उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी थी, वो पहले ही यहाँ से निकल चुका है। जिसके बाद उन दोनों भाई बहनों से कहता है कि हाँ, व्हील ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन लाना मत भूलना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले आना। फिर चू युवे को अभी भी जियांग की चिंता हो रही थी कि जियांग अब इससे नफरत करेगा। अब इसके बाद हम लोग गुचिंग और मिंग को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक साथ खड़े थे और मिंग के हाथों में टावर ऑफ वर्ल्ड डोमिनेशन था, लेकिन मिंग गुचिंग को उसे वापस कर देती है और उससे कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। गुचिंग उसे कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे लिए ये चीज लेके आया हूँ, तुम्हारा मुंह क्यों उखड़ा है। मिंग आगे से बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो गुचिंग के लिए यूजलेस हो चुकी है, उसने कोई भी गुचिंग की मदद नहीं की। गुचिंग उसे कहता है कि अगर तुम यूजलेस हो तो फिर बाकी दुनिया तो यूजलेस से भी बेकार है और ऐसा नहीं है कि तुमने मेरी मदद नहीं की। मिंग उसे पूछती है कि मैंने तुम्हारी क्या मदद की, तो गुचिंग आगे से कहता है कि तुमने मेरा बिस्तर गर्म किया है, मुझे रात को लोनली फील नहीं होता है, अब इससे बड़ी मदद क्या हो सकती है। इसे मिंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, गुचिंग उसे ये कहेगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ जाती है और उसे कहती है कि आज तुम अकेले ही सो। इस पे गुचिंग उसे कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन शायद से मुझे और कोई लड़की मिल सकती है। अब इसे मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे मुड़ के अपनी शॉट बाहर निकाल लेती है और उसे को घूरते हुए देखने लगती है। गुचिंग उसे कहता है कि मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो गई।
लेकिन मिंग गुचेंग के ऊपर अटैक कर देती है और हम लोग छत को उड़ते हुए देखते हैं। एक सर्वेंट भागते हुए एल्डर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मियाँ बीबी ने लड़ाई करना शुरू कर दी है। तो फिर एल्डर बाहर निकलते हैं जो कि मौज मस्ती करने जा रहे थे और चिल्लाते हुए कहते हैं कि साला ये लोग मेरा घर डिस्ट्रॉय करके ही रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं और वो लोग भी वहाँ पे शो को एंजॉय करने आ गए थे, जहाँ पे मिंग और गुचेंग पूरी तरीके से लड़ाई दंगा कर रहे थे और घरों को डिस्ट्रॉय कर दे रहे थे। वहीं पे मिंग आगे से कहती है क्या इसी तरीके से प्यार होता है, इसी तरीके से लड़ाई करके रिलेशनशिप चलता है क्या। वहीं पे मिंग अपनी शॉट्स का इस्तेमाल करते हुए गुचेंग के ऊपर अटैक करती है। तो गुचेंग आगे से कहता है क्या तुम हमारा मजाक बनवाओगे दूसरे लोगों के सामने में। मिंग उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है और वो दोनों शॉट से गुचेंग के ऊपर अटैक कर देती है। तो गुचेंग आगे से कहता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा। तो मिंग उसे कहती है कि मुझे दिखा दो कि हम दोनों की पावर्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। तो गुचेंग आगे से कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जिसके बाद वो अटैक्स को अवॉइड करता है और मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो कोई फिजिकल अटैक नहीं करता है। कियान को नाम की रोप्स का इस्तेमाल करता है और वो मिंग को उसी में बांध लेता है। लेकिन मिंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने की। गुचेंग उसे कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स भी स्ट्रेंथ का हिस्सा रहती हैं। जिसमें मिंग उसे कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जिसके बाद वो भी एक हिडन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए गुचेंग के ऊपर अटैक करती है। लेकिन गुचेंग उसे अवॉइड कर लेता है, लेकिन वो आर्टिफैक्ट की मदद से उन रोप्स को काट के खुद को आजाद करा लेती है। जिसके बाद वो अपनी स्पेशल टेक्निक फ्लावर लोटस का इस्तेमाल करने वाली थी। गुचेंग उसे कहता है कि चालाक होती जा रही हो। मिंग उसे कहती है कि तुम्हारी ही संगत का असर है। जिसके बाद मिंग वहाँ पे कई सारे लोटस को ले आती है और ये सभी बॉम्ब की तरह फटते हैं। वहीं पे मिंग ये सब कुछ इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपनी साइट यानी कि अपनी इज्जत या वैल्यू गुचेंग के सामने खोए नहीं। लेकिन गुचेंग लड़ाई करने से मना कर देता है और हार मान लेता है। लेकिन मिंग उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें सीरियस होकर लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन गुचेंग उसे कहता है कि अगर तुम सच में यहाँ पे इस अटैक का इस्तेमाल करोगी तो पूरा हेवनली रूइन गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या तुम भूल गई हो कि हम लोग किसी दूसरे की जगह पे हैं और अगर हम लोग इसी तरीके से लड़ाई करते रहे तो हमारी बेइज्जती होती रहेगी। उसी टाइम पे शक लीडर उन लोगों के पास आ जाता है जो कि हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़ते हुए उन लोगों से यही कहता है रुक जाओ मालिक, मेरा घर ना डिस्ट्रॉय करो, रहने दो। तो फिर मिंग वहाँ पे रुक जाती है और गुचेंग से पूछती है कि अब आगे क्या करना है। इस पे गुचेंग आगे से कहता है कि करना क्या है, पर्पल मेंशन से जो माल मिला है वो गिनेंगे और क्या। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर के भाई एकदम तलवे चाट रहा था, उसे बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहा था। इस पे सीनियर उसे कहता है कि ज्यादा खुश ना हो, सक्सेसर हो, इसीलिए जान बचाई है, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मौत को टक्क से छू के वापस आ गए। मॉपीपोट जियान से कह देता है कि मेरे बारे में उसे बिल्कुल भी मत बताना। जिसके बाद जियांग उसे पूछता है कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। जिसपे सीनियर उसे कहता है कि तुम्हारे पास डिवाइन ओरिजिन मास्टर है ना और तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो फिर अब से तुम कब्र खोदने वाले हो, यानी कि अब से ये लाशों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है। मॉपीपोट इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो इमॉर्टल पैलेस के अंदर आने वाला है और वो लोग वैसे ही अपनी गरिमा को थोड़ी ना हर्ट कर सकते हैं कब्र खोद के। वहीं पे जियांग इस चीज को मान लेता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका था ताकतवर बनना है तो फिर जीने के लिए ये करना ही पड़ेगा और वैसे भी शर्मिंदगी जिंदगी गंवाने से ज्यादा बेहतर होती है। अब इसके बाद हम लोग लिटिल वैंग यूए को देखते हैं जिसको गुचेंग अपने फादर और सेक्ट में आके छोड़ देता है। वहीं पे एक एल्डर थे और गुचेंग के फादर थे जो उसको बेचारे ऐसे देख रहे थे जैसे कि अभी ही खा जाएंगे। वैसे इस तरीके से देखना लाजिम भी था क्योंकि उस टाइम और इस टाइम पे सिर्फ इमॉर्टल पैलेस के पास इस तरीके से सेलेस्टियल बीस्ट होते हैं, इनको पालना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं पे गुचेंग के फादर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जब ये बड़ा होगा तब ये कितना ज्यादा शक्तिशाली और इसका क्या साइज होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। वहीं गुचेंग अपने फादर से कहता है कि वो एकेडमी वापस जा रहा है, लेकिन उसके फादर उसे पूछते हैं कि तुम इसे अपने साथ क्यों ले नहीं जा रहे हो, क्या तुम इसे पालना नहीं चाहते हो खुद से। जिसपे गुचेंग काफी अच्छी बात कहता है कि वो सिर्फ खून खराबे में बेहतर है, न कि किसी को पाल पोस के बड़ा करने में, जो एक अच्छी बात है क्योंकि परवरिश जरूरी है। और ऊपर से बेचारा लिटिल वैंग यूए गुचेंग से बहुत ज्यादा घबराता और डरता भी है। गुचेंग के फादर भी आगे से यही कहते हैं कि मुझे भी इन सभी चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं है और न ही मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि मैं बच्चे पालूं। जिसके बाद वो एल्डर की तरफ प्रस्ताव बढ़ाने ही वाले थे, लेकिन एल्डर तुरंत वहां से खिसक लेते हैं ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम है। तो फिर गुचेंग फादर से कहता है कि चलो हम लोग इसको जियान को दे देते हैं, वैसे भी उसके पास पहले से ही एक फालतू सी चिड़िया है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे आंट किंग आती है जो कि गुचेंग से कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए बड़ा कर सकती हूँ अगर तुम्हारा मन नहीं है। वहीं पे गुचेंग और उसके फादर दोनों ही देख के हैरान हो जाते हैं कि आंट किंग यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। वहीं पे गुचेंग आंट किंग को वैंग यूए देने के लिए मान जाता है। वहीं पे आंट किंग गुचेंग से कहती है क्योंकि ये तुम्हारा है तो फिर तुम्हें इसे एक नाम तो देना ही चाहिए। गुचेंग आगे से कहता है कि नाम, चलो हम लोग इसे जियान का नाम दे देते हैं। इस पे आंट किंग और गुचेंग के फादर दोनों ही उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा कर रहे हो। गुचेंग आगे से कहता है मजाक कर रहा हूँ, हम लोग इसे व्हाइट बुलाएंगे क्योंकि ये दिखने में व्हाइट है, लिटिल व्हाइट यानी सौबाई। इसके बाद गुचेंग सौबाई के पास जाता है और उसे कहता है कि अब से तुम आन के पास रहने वाले हो तो फिर उन्हें बिल्कुल भी परेशान मत करना और भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगा। इससे सौबाई काफी ज्यादा घबराने लगता है और आंट से चिपकने लगता है। और आंट किंग जैसे ही गुचेंग की हरकतें देखती
हैं तो उससे कहती हैं कि शायद मुझे एम्प्रेस डिग्री और उस शॉट को वापस ले लेना चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी। इसीलिए गोचंग वहां से तुरंत खिसक लेता है, ये कहते हुए कि मुझे कुछ काम है। अब इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं और बैटमैन उसे बताता है हेवनली आर्म्स डोमेन के अंदर कई सारे एम्बुश हो रहे हैं केओस स्टार टेरिटरी के अंदर, और वहां के जितने भी बैंडिस्ट हैं वो सभी गोचंग के सामान को चुरा ले रहे हैं। गोचंग आगे से कहता है बड़ी हिम्मत आ गई है भाई, लुटेरों के अंदर मेरा सामान चुरा रहे हैं। इसके बाद गोचंग किसी के जरिए बात करता है जो कि उसे बताता है कि वो वापस आ गई है, तो गोचंग उसे कहता है ठीक है बाकी मैं चीजें देख लूंगा। अब इसके बाद हम लोग चूचो को देखते हैं जो कि दोबारा गोचंग से मिलने के लिए आती है, लेकिन पता नहीं क्यों। वहीं पे हमें पता चलता है कि गोचंग असल में मिंग के साथ बात कर रहा था। वहीं पे मिंग गोचंग से कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, राविन नाम की लड़की कौन है जिसके बारे में जियांग चन बात कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर चूचो के ऊपर पड़ती है, तो वो मिंग को भाई पीछे छोड़ के चूचो के साथ बात करने लगता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। वहीं पे मिंग को समझ में नहीं आता है कि इसने अचानक से जवाब देना क्यों बंद कर दिया। वहीं पे गोचंग को ऐसा लग रहा था कि चूचो यहाँ पे इंटरनल ओवरकास्ट के काम को लेके आई है, तो गोचंग उसे साफ कर देता है कि मैं मदद करूंगा लेकिन फ्री में नहीं, मुझे बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। जिसपे चूचो गोचंग से कहती है क्या मैं किसी और काम से तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ। गोचंग आगे से कहता है कि इस काम को छोड़ के हमारे बीच में और क्या ही हो सकता है, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम एक अमीर पैलेस की इमॉर्टल राइटियस सेंटेस हो और मैं कहीं पुरानी गली का काला डीमन जिसको तुम लोग मारना चाहते हो। हम लोगों की साइड्स हमेशा से ही एक दूसरे के खिलाफ थी जब तक हम मारे नहीं जा सकते हैं। इस पे चूचो आगे से कहती है हाँ पता है काले डीमन। इसके बाद चूचो बाकी सभी चीजों को सोचती है कि कैसे गोचंग ने चूचो को बताया था बाकी सभी काम भी जहाँ जहाँ पे वो बार बार चूचो को बचाने आ रहा था। ऑफ कोर्स रोमांस भी एडेड है। और चूचो गोचंग से कहती है कि मुझे पता है कि तुम पूरी तरीके से कमीने और इवल नहीं हो, तुमने भले ही मॉडल 1 को मारा है लेकिन तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि तुम दोनों की किस्मत ही एक दूसरे के साथ लड़के मरने की थी, और अब मैं धीरे धीरे करके तुम्हें और भी ज्यादा समझने लगी हूँ। इस पे गोचंग उसे कहता है कि पहली बात तुम्हारे दिमाग में कुछ तो हो गया है, इलाज कराओ जाके, और दूसरी बात जितना तुम सोचती हो मैं उतना ज्यादा आसान नहीं हूँ और मैंने सब कुछ प्लानिंग के साथ साथ किसी मकसद के साथ किया था। तो फिर जो गोचंग से कहती है कि मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा और तुम हर बार मुझे बचाने के लिए क्यों आ जाते हो जब मैं मरने वाली होती हूँ। गोचंग उसे कहता है क्या मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि मैं क्या करता हूँ क्यों करता हूँ। चूचो से कहती है कि मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा राज पता है, अगर मैं दुनिया को बता दूं तो तुम बेशक मारे जाओगे। अगर तुम उतने ही ज्यादा बुरे होते जितना तुम कहते हो तो फिर तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, ना कि बचाना। मुझे ये भी याद है कि तुमने कितनी बार मुझसे पूछा था कि मुझे खुद के लिए जीना चाहिए ना कि मॉडल पैलेस के लिए। गोचंग कहता है क्या मैंने कभी ये सब कहा था, मुझे तो याद नहीं है भाई। चूचो आगे से अपनी बात को क्लियर करती है और ये बताती है कि वो वैंग की तरह नहीं है, उसे नहीं पता है कि कौन उसके बारे में केयर करता है और कौन नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता है कि उसके पेरेंट्स कौन है। उसे हमेशा से मॉडल पैलेस के अंदर ही पाल पोस के बड़ा किया गया है, और क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई है कि चीजों को समझ सके और उसे समझ में आ चुका है कि उसकी जिंदगी का एक ही मतलब था जो कि था दूसरे के हाथों यानी मॉडल 1 के हाथों इस्तेमाल होना, जिसको गोचंग ने मार दिया था। गोचंग उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, साफ साफ कहो। इस पे चूचो बताती है मॉडल पैलेस बिना मॉडल 1 के नहीं चल पाएगा और ना ही ये पूरी दुनिया इंटरनल ओवरकास्ट के खिलाफ लड़ पाएगी बिना लीडर के। गोचंग उससे कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि मॉडल 1 होने का नाटक करेगा। चूचो कहती है कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद मॉडल 1 बनने का दिखावा करो, इसके बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं कर पाएगा कि तुम डिमोनिक सक्सेसर हो। गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, तुम अपने पूरे सेट को पूरी तरीके से धोखा देने वाली हो, यहाँ तक कि अपनी पूरी काइंड को भी, और अगर मॉडल पैलेस को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें फांसी पे लटका देंगे। चूचो कहती है कि उसने ये सब कुछ पहले ही देख और सोच लिया है और उसे काफी अच्छे से पता है कि गोचंग ही इस पोजीशन के लिए परफेक्ट सूट करता है। चूचो भी लाइक टाइम आ गया है, ए राजा लाइन पे आ जा। इसके बाद गोचंग चूचो की कमर पकड़ता है और उसे अपने पास लाके कहता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, हम दोनों एक साथ नरक के अंदर कढ़ाई के अंदर एक साथ तले जाएंगे। चूचो उसे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब से वो अपने लिए जीना चाहती है और खुद के डिसीजन बनाना चाहती है। इसके बाद वो शर्माते हुए भाग जाती है, गोचंग से ये कहते हुए कि अब से हम दोनों एक साथ एक ही बोट के ऊपर सवार हैं। गोचंग मन के अंदर सोचता है कि बेशक हम एक ही बोट पे हैं लेकिन चलाने वाला मैं हूँ। उसी टाइम पे गोचंग को याद आता है कि वो माइक को ऐसे ही छोड़ आया था। वहीं पे हम लोग मिंग को देखते हैं जिसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, बस इतना ही समझ में आया था कि गोचंग कहीं पे चला गया है माइक को छोड़ के। अब इसके बाद हम लोग चूचो को देखते हैं जो कि शर्माते हुए बाहर आ रहे थे और कह रहे थे कि मैंने आखिरकार ये कह ही दिया। उसी टाइम पे वैंग उसके पीछे भूत की तरह आती है और उससे कहती है सिस्टर तुमने क्या कह दिया। जिसे चूचो की चीख निकल जाती है और वो वैंग से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इसपे वैंग उसे कहती है कि तुम दोबारा गोचंग से मिलने के लिए आई थी ना। इसपे चूचो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो वैंग चूचो से कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि वो कितना बड़ा कमीना है, लेकिन तुम प्यार की पुजारन हो रखी हो, वो बस तुम्हारा फायदा उठा रहा है और कुछ भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद तुम बहुत ज्यादा खुश हो। तो जो उससे पूछती है क्या तुम्हें जलन हो रही है या फिर तुम घबराई हुई हो। जिसपे वैंग आगे से कहती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें चोट न लगे और तुम घबराओ नहीं। इस पे चूचो उसे कहती है कि मैं तुम्हें
एक चीज बताने वाली हूँ, घबराना नहीं। जिसपे वैंग उसे पूछती है क्या तुम्हें मॉडल 1 के रिकार्नेशन के बारे में पता चल चुका है। जिसपे चोचो वैंग को बताती है कि असल में मॉडल 1 की रिकार्नेशन गूचेंग है। जिसपे वैंग ऐसी शक्ल बना के कहती है कि तुमने क्या बोला अभी। और चोचो आगे कहती है कि वो पापी वन राक्षस बन गया ब्रह्मचारी, ये कहना चाहती हो तुम। जिसके बाद वो चोचो के ऊपर अटैक पोजीशन ले लेती है और उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, लेकिन मेरी चोचो को वापस लौटा दो। जिसपे चोचो उसे कहती है कि बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। लेकिन वैंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो चोचो से कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, गोचेंग ने तुम्हारे साथ पक्का कुछ किया होगा, कपड़े उतारो, मुझे चेक करने दो। लेकिन चोचो वैंग से कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को मॉडल 1 की रिकार्नेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। गोचेंग ने पहले ही निर्वाणा लोटस को प्यूरिफाई कर लिया है और उसकी बॉडी ही काफी होगी प्रूफ के तौर पे। इस पे वैंग आगे से बताती है कि ऐसा नहीं है, उसने पहले ही गेस कर लिया था कि गोचेंग वो हो सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा घबराई हुई क्यों थी। लेकिन चोचो वहां से चली जाती है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम यकीन करती हो या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे वैंग को इतना तो पता था कि गोचेंग सच में पावरफुल और गिफ्टेड वन है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गोचेंग ही मॉडल 1 होगा। लेकिन उसे अभी भी दाल में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। दरअसल चोचो को अभी ये नहीं पता है कि गोचेंग डिमोनिक कल्टीवेटर है और ना ही है कि गोचेंग ने चोचो के साथ क्या क्या किया है। उसे बस ऐसा ही लगता है कि चोचो गोचेंग के प्यार में दीवानी है। और वैंग चोचो के पीछे भागते हुए कहती है कि तुम पक्का मुझे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना, कहीं तुम गोचेंग के साथ काम कर रही हो, मुझसे वादा करो कि तुमने मॉडल पैलेस को धोखा नहीं दिया है और उन लोगों से झूठ नहीं बोला है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचेंग सभी लोगों को प्रूफ करने आया था कि वो असल में मॉडल 1 का रिकार्नेशन है, इसीलिए सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ये लोग जानना चाहते थे कि गोचेंग असल में है या नहीं। साथ ही में गोचेंग यहाँ पे प्यूरिफाइंग निर्वाणा लोटस बॉडी दिखाने वाला था, जिसको गोचेंग ने पहले टाइम पे रिफाइन कर लिया था, जिससे सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि गोचेंग ही इमॉर्टल 1 का रिकार्नेशन है। इसके बाद गोचेंग उन्हें अपनी बॉडी दिखाता भी है और सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि गोचेंग ही इमॉर्टल पैलेस का रिकार्नेशन इमॉर्टल 1 है और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अब उन्हें डिमोनिक सक्सेसर से लड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पे मिंग को अंदाजा लग जाता है कि जियांग चोचो भी कहीं ना कहीं इसमें मिली हुई है। वहीं पे चोचो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि गोचेंग ने ये निर्वाणा लोटस उसे चुरा लिया होगा मॉडल 1 से। वहीं पे हम लोग मुखोटे वाले को देखते हैं जिसे और भी ज्यादा गुस्सा या फिर गुस्सा नहीं, बेचारे को शर्म आ रही थी और वो मन के अंदर यही सोचता है कि ये लोग मुझे कभी भी गोचेंग से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने देंगे। वहीं पे सभी लोग चीख चीख के गोचेंग को मॉडल 1 से रिकार्नेशन कर रहे थे। वहीं पे गोचेंग उन सभी से कहता है बेवकूफ कहीं के और मन के अंदर सोचता है कि चलो कोई नहीं, मॉडल 1 की रिकार्नेशन मेरे लिए काम की रहेगी। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसके पहले से बहुत ज्यादा पावर निकल रही थी। वहीं पे बैटमैन उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसके सबॉर्डिनेट वो काम करने में नाकाम रहे। दरअसल गोचेंग ने अपने चेले चापड़ों को उन लुटेरों को मारने के लिए भेजा था और वो सभी 13 बैंडिट्स के नाम से फेमस हैं और क्योंकि उन लुटेरों में से कुछ तो सुप्रीम लीडर्स भी थे, इसीलिए वो सभी लोग फेल हो गए। तो गोचेंग तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलता है और उससे कहता है कि चलो मुझे उन लुटेरों के पास लेके चलो, ऐसा लगता है कि अब मॉडल 1 होना छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें डायरेक्ट एक्शन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि गोचेंग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और उनमें से 11वें नंबर के आदमी को पेलते हुए कहता है कि तुमने मेरी चीज चुराने के बारे में सोचा भी कैसे। जिसके बाद वो तुम दबा के भाग रहा था तो गोचेंग उसका पीछा नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेल का इस्तेमाल करता है और उसे अंदर ही कैद कर लेता है और उससे कहता है कि भागना बिल्कुल बेकार है, चुपचाप मारे क्यों नहीं जाते हो। जब उस बैंडिट्स को समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागने का जरूरत नहीं है तो वो वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करता है और गोचेंग से कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो लोग पक्का तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। गोचेंग उससे कहता है बाबू जरा पीछे देखो पीछे। तो जब वो लुटेरा पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि गोचेंग ने उसके साथियों की पहले ही जान ले ली है, जिससे वो लुटेरा और भी ज्यादा घबराने लगता है और उससे कहता है कि तुम हमें क्यों मार रहे हो। जिसपे गोचेंग अपना वही लेटर या फिर आर्टिफैक्ट दिखाते हुए कहता है कि याद आया ये मेरी चीज है और तुम लोग इसे ही चुराना चाहते थे तो बेशक मरना डिजर्व करोगे ही ना। जिसके बाद उस लुटेरे को समझ में आ जाता है कि ये गोचेंग है। गोचेंग उसे कहता है कि अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ मिलवा देता हूँ। इसके बाद गोचेंग उसे भी मार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि गोचेंग के हाथों में जो चीज है वो टियानजुन की इमॉर्टल दाव आई है, जिसको उसी के दाव की मदद से बनाया गया है और गोचेंग इसकी मदद से अपना कर्मा या फिर फ्यूचर हो जो भी देख सकता है। और जब गोचेंग उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे बस हल्की सी ही झलक दिखाई देती है जहाँ पे कोई आदमी किसी लंगड़े लूले को किसी पोर्टल के अंदर ले जा रहा था। गोचेंग को इस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि ये आदमी केओस के टाइम पे बच के निकल गया था और गोचेंग इस बात से काफी नाराज होता है कि ये आई सिर्फ इतना ही दिखा सकती है। अब इसके बाद गोचेंग अपने बैटमैन को काम देता है कि इस आदमी के बारे में पता लगाओ और जितने भी 13 बैंडिट्स हैं उन सभी के बारे में ये फैला दो कि मैं उनका शिकार कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिटी के अंदर काफी ज्यादा खुशी का माहौल था क्योंकि गोचेंग ने उन 13 बैंडिट्स को मार दिया था, इसीलिए अब इन लोगों को फालतू के उन लीडरों को पैसे और बाकी सभी चीजें देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के बीच में हम लोग टियान को देखते हैं, सॉरी जियांग को देखते हैं, जो कि एक रोटी खाते हुए जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे गोचेंग के बारे में सुनाई देता है तो वो अपनी रोटी नीचे फेंक देता है और भड़कते हुए कहता है कि साला मैं जहाँ
जहाँ भी चला जाऊँ मैं उसका नाम सुनने से तंग आ चुका हूँ। उसका शुक्रिया कि अब मैं एक ग्रेव रॉबरर बन चुका हूँ, साला कब्रों की खुदाई करता हूँ। और उसी टाइम पे एक बेचारा कुत्ता आता है और वो उसकी रोटी लेके भाग जाता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि अपना खाना बचाओ, तुम्हारे पास खाने की कमी है। तो वो उस कुत्ते के पीछे भागने लगता है कहते हुए कि मेरी रोटी तो वापस दे जा। अब इसके बाद हम लोग डीमन वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग डीमन क्वीन को देखते हैं। मैं इसका नाम भूल गया हूँ, सॉरी। डीमन क्वीन से हमें पता चलता है कि गोचेंग काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन इसके बावजूद उसने टाइम निकाल के डीमन क्वीन को लेटर लिखा है। इससे वो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं। उसके सर्वेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने इन्हें कभी भी इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कुछ तो बात है लेटर में। हालांकि उनकी जो पहले वाली सर्वेंट थी वो उन दोनों को चुप करा देती हैं। इसके बाद डीमन क्वीन उन लोगों को ऑर्डर देती है कि टेलीपोर्टेशन अरे के ऊपर नजर बनाए रखो कि कौन अपर वर्ल्ड से यहाँ पे आ रहा है, और अगर तुम्हें कोई भी सस्पिशियस दिखाई देता है तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लो। वो सर्वेंट उसे पूछती है क्या कोई मिलने के लिए आ रहा है डीमन वर्ल्ड के अंदर। हालांकि डीमन क्वीन उनसे कहते हैं कि कोई खास बात नहीं है, गोचेंग ने पहले ही 13 बैंडिट्स को निपटा दिया है स्टार टेरिटरी के अंदर। अब वहाँ पे सिर्फ एक ईवल बच्चा बचा है जो कि बाइकुन है, वही डीमन मास्टर जो कि सोलार डीमन के पीछे खड़ा रहता था 1000 साल पहले। वो सभी सर्वेंट आगे से बताते हैं कि बाइकुन तो काफी टाइम से लापता है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है। एक बड़ी लड़ाई के बाद वो कहीं पे भागी गया था। एक सर्वेंट आगे से बताती है कि ऐसा लगता है कि वो केओस स्टार टेरिटरी के अंदर भाग गया होगा, जिसपे डीमन क्वीन आगे से कहता है कि जो अंश बच चुके थे 6000 साल पहले, ऐसा लगता है कि वो दोबारा जोड़ने लगे हैं। और डीमन क्वीन इस बारे में शायद से गोचेंग को दोबारा बताना चाहती थी लेटर के जरिए। अब इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के सामान बेच रहा था, और साथ ही में वो गोचेंग के बारे में भी सोच रहा था कि अब मैं उसके साथ क्या करूं। हालांकि चलो जियांग ने अपने स्पिरिचुअल सी को ओपन कर लिया है, लेकिन उसी टाइम पे उसके पास एक बुद्धिस्ट मॉन्क आता है जो कि उससे पूछता है कि तुम्हें ये आइटम कहाँ से मिले। जियांग बताता है कि रास्ते के बीच में उठा लिया था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिसपे वो मॉन्क आगे से बताता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम टॉम्स के अंदर जा सकते हो जहाँ पे टेरिफाइंग हील एनर्जी रहती है, और तुम वहाँ से इस तरीके के वेपन फ्रेगमेंट्स ढूंढ के लाते हो, तुम्हारे तरीके पक्का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। जियांग उसे मुंह नहीं लगना चाहता था, दरअसल वो अपनी पहचान छुपा रहा था, लेकिन वो मॉन्क उसे कंधे से पकड़ के उठा लेता है और उसे कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते हो, ये हमारी किस्मत ही है कि हम एक दूसरे से मिल गए हैं। हालांकि जियांग उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी उसे अपने साथ लेके जाती है। अब इसके बाद हम लोग इमॉर्टल एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक और चीज होने वाली है, एशियन डिवाइन टॉम्ब ऑफ द गॉडली इल्यूजन क्लैन। ये एक नई टेरिटरी है या फिर कोई जगह है जहाँ पे कोई इवेंट होने वाला है, इसीलिए सभी एल्डर्स सोच रहे थे कि अब लीडर किसे बनाया जाए। सभी लोग कहते हैं कि गोचेंग को ही बनाया जाए, वही यहाँ पे सबसे पावरफुल है, लेकिन गोचेंग ने पहले ही सब कुछ साफ मना कर दिया है। इसीलिए ग्रेट एल्डर आगे से काफी ज्यादा निराश होते हैं और वो कहते हैं कि वो गोचेंग को इस बार लीडर नहीं बनाने वाले हैं, और वो इस बार लीडर दरअसल 6 क्राउन विथ किंग को बना देते हैं, यानी मुखोटे वाले को। अब इसके बाद हम लोग मिंग और गोचेंग को देखते हैं, और वो भी गॉडियो इल्यूजन के इवेंट के बारे में बात कर रही थी। गोचेंग बता देता है कि एल्डर ने उसे इनविटेशन देखा था, तो मिंग कहती है कि वो तुमसे काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन गोचेंग बताता है कि मैं नहीं जाने वाला, वहाँ पे मेरे काम की कोई भी चीज नहीं है, मैंने मना कर दिया है। अब इसके बाद मिंग गोचेंग से और भी ज्यादा बात करनी चाहती थी, लेकिन उसी टाइम पे उसके पास उसके चेली की तरफ से मैसेज आया है कि उसने उस बंदे को ढूंढ लिया है जिसके बारे में गोचेंग ढूंढना चाहता था। तो गोचेंग तेजी के साथ वहां से निकल जाता है मिंग को इग्नोर करते हुए। अब इसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि उस सिटी के अंदर आ जाता है जहाँ पे वो बंदा है। गोचेंग के सर्वेंट वहाँ पे पहले ही बता देते हैं कि जो भी लोग 13 बैंडिट्स के साथ मिले हुए हैं वो भागने की कोशिश न करें, पूरी सिटी को बैरियर से सील कर दिया गया है और गोचेंग उन्हें पकड़ के चुन चुन के मारने वाला है। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गए तो फिर कभी भी वहाँ पे नहीं जा पाओगे बाइकुन। अब इसके बाद हम लोग बाइकुन, उसके एक सर्वेंट और उसकी शायद बेटी को देखते हैं, शायद याद रखना। वहीं पे बाइकुन को समझ में आ जाता है कि गोचेंग अब उन्हें जाने नहीं देगा, इसीलिए वो अपने दोनों चेलों से कहता है या फिर बेटी से कहता है जिसका नाम बाई लियान है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, गोचेंग यहाँ पे आएगा तो वो सिर्फ मुझे ही पकड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि गोचेंग तुम लोगों को भी पकड़े। जिसके बाद वो अपने पास एक पोटली बाहर निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक सीक्रेट ट्रेजर है, तुम दोनों इसका इस्तेमाल करो और वाइड के अंदर छुप के यहाँ से निकल जाओ। गोचेंग को कभी भी तुम्हारे ट्रेजर्स के बारे में पता नहीं चलेगा अगर वो सुप्रीम मास्टर नहीं है तो। अब इसके बाद बाइकुन अपनी बेटी से कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी मिस्ट्री ऑफ हेवंस के ऊपर लगा दिया हूँ, मैं अब सफरिंग से बहुत ज्यादा बीमार हूँ, बहुत जल्द मरने वाला हूँ। मैंने गोचेंग को फालतू में उंगली कर दी थी, जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा एहसान ले रखे हैं वो तुम हो, इसीलिए जल्दी से इसका इस्तेमाल करो और यहाँ से चली जाओ और मेरे बारे में बोल जाओ, बदला लेने के बारे में सोचना भी नहीं। गोचेंग हद से ज्यादा कमीना और डेंजरस है। उसी टाइम पे गोचेंग उनके पास पहुंच जाता है तो वो उन लोगों से कहता है कि जल्दी निकलो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचेंग डायरेक्ट उनके ऊपर घर के अटैक करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पे गोचेंग बाइकुन से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने स्पेशल स्पेस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है भागने के लिए। वहीं पे हम लोग बाइकुन को
देखते हैं जिसने बैरियर से खुद को बचा लिया था, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि गोचंग कोई नॉर्मल कॉसिस सुप्रीम रियलम का कल्टीवेटर नहीं है। यहाँ तक कि डीमन मास्टर भी बाइकुन को इतना ज्यादा नहीं डरा सकता था जितना गोचंग उसे डरा रहा है। वहीं पे गोचंग उसे कहता है कि तुम डीमन मास्टर बाइकुन हो ना, क्या तुम्हें कुछ आखिरी शब्द कहने हैं इससे पहले कि मैं खत्म कर दूं। वहीं पे गोचंग बाइकुन से कहता है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करता हूँ जो मुझे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, फिर मुझे चाहे उन्हें ढूंढने के लिए पूरा यूनिवर्स ही खंगालना पड़े, लेकिन मैंने उन्हें ढूंढ के मार दूंगा। बाइकुन उसे कहता है कि अगर तुम एक डीमन कल्टीवेटर बने तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम डिमोनिक सेक्ट के हेड जरूर बनोगे। गोचंग आगे से कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए और भी ज्यादा काम का रहेगा। बाइकुन उसे कहता है कि इसका क्या मतलब है, मुझे मार दो, मैं एक पलक तक नहीं झपकाऊंगा। गोचंग उसे कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने उन दोनों को क्या बताया है कि वो इतनी तेज यहाँ से भाग के गए हैं कि मैं भी उन्हें सेंस ना कर पाता। बाइकुन बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गोचंग उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सोल सर्च या फिर जो कुछ भी हो उसका इस्तेमाल करते हुए बाइकुन की सारी अंदर के दिमाग की बातें खंगाल लेता है। अब इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि गोचंग से काफी ज्यादा दूर हो गए थे। वहीं पे उस लड़के को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी अपने मास्टर को इस तरीके से। हालांकि लियान उसे शांत करा देती है और उससे कहती है कि ज्यादा उछलो नहीं वो तुम्हें भी पकड़ लेगा। इसके बाद वो पता नहीं किसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसके हाथों में एक टाइप का मिरर आ जाता है। वहीं पे हम लोग बाइकुन को देखते हैं, गोचंग ने उसकी कल्टीवेशन को सील कर दिया था। यहाँ तक कि गोचंग की जो एनर्जी थी वो उसकी रूट्स तक पहुंच चुकी थी और उसके व्हील ऑफ लाइफ को भी पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया था। बाइकुन उसे पूछता है कि ये किस तरह की सीक्रेट आर्ट है। गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि अब से तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों की कठपुतली बन के रहने वाली है। बाइकुन गोचंग से कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं मारोगे तो फिर मेरी लाइफ वैसे भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, ये सब कुछ बेकार रहेगा। गोचंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे गोचंग की नजर एक बोर्ड के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर स्प्रिंग बीजेस जिस्पर हाउस लिखा हुआ था और वो मन के अंदर सोचता है कि मुझे यूमी को इस जगह के बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद गोचंग अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके इसे एकेडमी के अंदर बांध के रख दो। वहीं पे बाइकुन अभी भी गोचंग को उकसा रहा था कि वो बाइकुन की जिंदगी खत्म कर दे, जिससे उनका गर्ज यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन गोचंग उसे कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, हमें किसी चीज को एक एक करके करना चाहिए ना कि इकट्ठे, इसीलिए मैं उन्हें एक एक करके पकड़ूंगा। और गोचंग ऐसा करते हुए अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज कर रहा था। जब भी इसकी आंखें पर्पल होती हैं तब ये अपनी डेमोनिक पावर्स का यूज करता है। वहीं पे गोचंग उसी मिरर को देखते हुए कह रहा था, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लड़का लियान से पूछता है क्या वो हमें इस शीशे के जरिए देख सकता है। इस पे लियान आगे से कहती है कि बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे बारे में सेंस कर सके। वहीं पे वो लड़का उसे पूछता है कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। वहीं पे लियान मन के अंदर सोचते है कि गोचंग एक कमाल का पावरफुल बंदा है, उसका ऑरा ही काफी ज्यादा खतरनाक है, शायद से बाय हुआ उसके साथ मुकाबला कर सके। वो सर्वेंट उसे कहता है कि हम लोग डिमन वर्ल्ड दोबारा जाने वाले हैं जुन बुफॉन को ढूंढने के लिए। जुन बुफॉन का नाम सुन के लियान काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वो उस लड़की से कहती है कि हमें लगा था कि गोचंग फादर को मार देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि फादर अभी भी अलाव हैं, इसीलिए शायद से हमारे पास एक मौका होगा उन्हें पहले बचाने का। अगर हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे और ज्यादा देर हो जाएगी तो हम लोग डीमन वर्ल्ड वापस लौट चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग गॉडली इल्यूजन क्लैंग के उनके इंसेक्टर की एशियन टॉम को तो दिखते हैं जहाँ पे यही इवेंट होने वाला था इमॉर्टल एकेडमी वाला। इसीलिए यहाँ पे कई सारे लोग आ रहे थे ताकि जैसे ही उनकी टॉम्ब ओपन हो तो वो लोग वहाँ पे जाके कई सारे ट्रेजर्स और बाकी सभी चीजों को अचीव कर सकें। और सभी लोगों को काफी ज्यादा इंतजार था कि पता नहीं गोचंग यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। वहीं पे हम लोग उस मॉन्ग और जियांग को देखते हैं और ये लोग भी यहीं पे आ रहे थे। वहीं पे जियांग उस मॉन्ग से कहता है कि साला मैंने अभी ही अपनी स्पिरिचुअल सी ओपन की है, मेरी मदद करने के जगह पे तुम मुझे यहाँ पे ले आए ताकि तुम मुझे मार सको। जिसपे वो मॉन्ग उसे बताता है कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, मैं दरअसल यहाँ पे गॉडली इल्यूजन क्लैंग के साथ काम करता हूँ और उनकी स्किल्स काफी ज्यादा कमाल की है, तुम और मैं उन्हीं के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। जियांग उसे कहता है कि तुमने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हैं, तो फिर वो लोग दूसरे लोगों को अलाउ क्यों कर रहे हैं खुद के ही इंसेक्टर की कबर खोदने के लिए। जिसपे मॉन्ग आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है और आगे से कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, इसलिए इनको अब मिटाया नहीं जा सकता है। जिसके बाद वो मॉन्ग जियांग से कहता है कि मेरी बात सुनो जियांग, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट उनकी प्रिंसेस लूसेन से मिलने वाले हैं, इसीलिए सर झुका के रखना। लेकिन उसी टाइम पे जियांग की नजर रोविन के ऊपर पड़ जाती है जो कि अपनी टीम के साथ इधर उधर घूम रही थी। वो मॉन्ग जियांग को बताता है कि ये ग्रुप स्काईवर्ड स्कूल्स की तरफ से है, ये थोड़े से शक्तिशाली हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये लोग गॉडली इल्यूजन क्लैन से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। वहीं पे जियांग का दिल अभी भी रोविन के लिए धड़क रहा था, पता नहीं क्यों। मॉन्ग इस बात को समझ जाता है और उससे कहता है कि नजर देख रहे हो तुम मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे मत जाना, तुम्हारी औकात नहीं है उसके बराबर की। जिसपे जियांग आगे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी किस्मत एक साथ ही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोविन के साथ ही उससे कहते हैं कि ये जगह थोड़ी सी खतरनाक है, तुम्हारा लेवल कम है तो मेरे साथ ही रहना। वहीं पे रोविन को भी महसूस हुआ था कि कोई तो उसे घूर रहा था, लेकिन वो इस
बात को इग्नोर कर देती है। वहीं पे उसके साथ ही उसकी टांग खींच रहे थे ये कहते हुए कि तुम गोचंग को मिस कर रही हो ना। उन्हीं में से एक सिस्टर रॉबिन से कहती है कि अगर वो है तो मेरी फैमिली की थोड़ी सी तारीफ कर देना ताकि हम भी थोड़ा सा टॉप पोजीशन पे पहुंच चुके। वहीं पे रॉबिन अपने मन के अंदर सोचती है कि गो फैमिली क्या चीज है, साला वो जो भी देखो उनसे मिलना चाहता है ताकि उनकी थोड़ी सी मदद हो सके। अब इसके बाद हम लोग लैंटियन और लिली को देखते हैं जहाँ पे लिली भी यही पूछ रही थी अपने भाई से कि गोचंग यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, जिसपे लैंग उसे पूछता है क्या लिली तुम उसे मिस कर रही हो, लेकिन लिली आगे से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं पे लैंटियन भी गोचंग से मिलना चाहता था लेकिन उसकी फैमिली की वजह से उसे फैमिली के अंदर ही ट्रेन होना पड़ता है, इसीलिए वो गोचंग से मिल नहीं सकता है। वहीं पे लिली के पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं थी इमॉर्टल एकेडमी के अंदर जाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग वैंग फैमिली को देखते हैं जहाँ पे हम लोग सुवांग को देखते हैं और इनका आने का बिल्कुल भी नहीं मन था, लेकिन वैंग की वजह से इन दोनों को घसीट के यहाँ पे लाया गया है। अब इसके बाद हम लोग आखिरकार इमॉर्टल एकेडमी की शिप को देखते हैं जहाँ पे ये कछुए से भी धीरे जा रही थी। जिसके बाद हमें सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाता है और वैंग मुखौटे वाले के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमें इस कछुए की रफ्तार से जाना पड़ रहा है, अगर वहाँ पे बाकी लोग पहुंच गए और सारा माल लूट लिया तो हमारे हाथ में क्या आएगा। जिसमें मुखौटे वाला कहता है कि मैं लीडर हूँ, मेरी बात चलेगी। वैंग कहती है कि लीडर नहीं तुम घंटा हो, मैं कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। वहीं पे जियांग मिंग से कंप्लेन करते हुए कहती है कि हमारा लीडर ज्यादा समझदार नहीं है। मिंग उससे कहती है कि हाँ लेकिन काम तो चलाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग बाइकुन को देखते हैं जो कि गोचंग से दोबारा कहता है कि मुझे मार दो नहीं तो मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा। वहीं पे गोचंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हमें बताता है कि ब्रीज पवेलियन रोज 6000 साल पहले डीमन वर्ल्ड के अंदर केओस के टाइम पे हुआ करता था। उस टाइम में बाइकुन के पास एक वाइफ और डॉटर हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि ये हेवनली सीक्रेट्स के अंदर ताका झाकी किया करता था तो फिर उसके ऊपर श्राप लग गया, जिस वजह से इसकी वाइफ काफी जल्दी मारी गई और इसकी बेटी जिसका नाम बाई रेन था वो गायब भी हो गई 6000 साल पहले। इसीलिए मैंने लियान को कहा था कि शायद बेटी है या नहीं। वहीं पे बाइकुन सोलर डीमन ओवरलॉर्ड का दोस्त हुआ करता था जब वो उसके नीचे काम किया करता था और डीमन ओवरलॉर्ड का एक भाई भी था, एक बेटा भी था। इसीलिए अगर डीमन एम्परर का बेटा चूजन वन हुआ यानी फेटेड वन तो फिर बायरन शायद से फीमेल लीड हो सकती है बाइकुन की डॉटर। इसीलिए गोचंग को सबसे पहले उसे टेस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए गोचंग बाइकुन से कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले रह जाओगे और तुम्हें अकेलापन सताएगा, शायद से मैं तुम्हारे लिए एक साथी ढूंढ सकता हूँ। बाइकुन पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ। गोचंग उसे कहता है कि मैंने सुना है कि ये जगह काफी ज्यादा अंधेरे और ग्लूमी रहेगी, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। बाइकुन उसे पूछता है क्या करने वाले हो, तो गोचंग उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बचाने के लिए आ रही है। बाइकुन आगे से हैरान होते हुए कहता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम उसे झूठ कह रहे हो, मेरी बेटी यहाँ पे आई ही नहीं है, मैंने उसे पिछले 6000 सालों से नहीं देखा है। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि ऐसा है क्या, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेमोरी थोड़ा सा कम हो गई है या फिर तुम उस बारे में भूल चुके हो। क्या वो दो लोग जो कि नॉर्थ रीक ईसन सिटी की तरफ भागे हैं तुम्हारी डॉटर और डिसाइपल नहीं है? और क्या तुम्हारी डॉटर नेफ्टाइड ब्रीज पवेलियन की मास्टर नहीं है? मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा कमाल की है और काफी अच्छा काम धाम करती है। चिंता ना करो, वो जिंदा रहेगी जब मैं उसके साथ निपट लूंगा, जिसके बाद मैं तुम दोनों को भारत मिलाप करने दूंगा। बाइकुन उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने मेरी डॉटर के साथ क्या किया है? गोचंग कहता है कि वो अभी तक सेफ है। जिसपे बाइकुन गोचंग से कहता है कि तुमने मुझे चारे की तरह जिंदा रखा है, तुम काफी ज्यादा छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल पूरी तरीके से सड़ गया है। जिसके बाद वो अपना जमीर तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें चाहिए, बस प्लीज मेरी डॉटर को कुछ भी मत करना, उसका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने ही उसे इन सभी चीजों के बीच में घसीटा है। अभी यहाँ पे लियान वाली डॉटर की बात हो रही है क्योंकि जो उसके साथ भागा था वो उसके साथ डिसाइपल था, ना कि कोई भाई भाई। और बायरन कौन है इसे अभी तक गायब ही रखो। मानवा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है ना, मुझे भी ऐसा लगता है। अब इसके बाद गोचंग बायरन से पूछता है कि तुमने अपनी डॉटर और डिसाइपल को डीमन वर्ल्ड क्यों भेजा? जहाँ तक मुझे पता है कि डीमन वर्ल्ड उनके लिए बिल्कुल भी ठीक जगह नहीं होने वाली है, इसीलिए आसान शब्दों में ये बिल्कुल बेकार सा डिसीजन था। जिसपे बाइकुन गोचंग को बताता है कि मैंने उसे डीमन वर्ल्ड इसलिए भेजा था क्योंकि मैंने अपने पुराने दोस्त के साथ कुछ प्रॉमिस किया था जो मैं करूंगा। गोचंग उसे पूछता है कि वो क्या चीज है, जिसपे बाइकुन बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि उस चीज के अंदर क्या था, वो बस एक पाउच था और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कसम से। जिसपे गोचंग आगे की बात जोड़ते हुए कहता है क्या तुम उस चीज को जुन बुफान के हाथे में देने की कोशिश कर रहे हो जो कि सोलर डीमन ओवरलॉर्ड का बेटा है 6000 साल पहले जब वो बर्बाद हो गया था। जिससे बाइकुन काफी ज्यादा हैरान होता है और गोचंग से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? वेपी सिस्टम गोचंग को बता देता है कि फॉर्चून चूजरमन को ढूंढ लिया गया है डीमन ओवरलॉर्ड का बेटा जुन बुफान। और अब जाके गोचंग को समझ में आ जाता है कि 6000 साल पहले डीमन वर्ल्ड के अंदर जो कियोस मचा था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था और डीमन क्वीन याओई को इसी के बीच में घसीटा गया था एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करके। अब इसीलिए गोचंग को अगर आगे के प्यादे और गेम अच्छे से खेलना है तो फिर उसे डीमन क्वीन याओई को कंट्रोल करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं और उसके पास कहीं से तो संदेशा आता है, शायद से डीमन क्वीन ने भिजवाया हो, जहाँ पे गोचेंग को टिप मिलती है कि उसे गॉडली इल्यूजन टॉम पे जाना चाहिए, वहीं पे उसे जियांग चन मिलेगा। अब इसे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो कमाल की चीज होगी ही, बाकी सभी लोग भी वहीं पे गए हुए हैं, इसीलिए गोचेंग भी फैसला कर लेता है कि वो भी वहाँ पे जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जियांग चन और उसी मोंग को देखते हैं जिनके ऊपर से रोशनी आती है। वहीं पे जियांग चन का मोंग उसे कहता है कि अपना सर झुका के उन्हें अच्छे से ग्रीट करना, लेकिन जियांग ऐसा नहीं कर रहा था। तभी उसके ऊपर करारा थप्पड़ पड़ता है जो कि उनकी प्रिंसेस लूसन की दाई ने मारा था, और वो जियांग से कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हारे सामने है, थोड़ी सी औकात में रहो। वहीं पे लूसन के छोटे भाई का नाम जियांग मिंग था। वहीं पे लाओसन उस मोंग से कहती है कि तुम्हें यही आदमी मिला है, उम्मीद करते हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जियांग को इसे गुस्सा तो आ रहा था कि पहले उसे थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद उसे छाछनी में लपेट के तारीफ देते हैं। हालांकि मोंग उसे यही कहता है कि गुस्सा दबा ले भाई, सिर्फ ट्रेजर पे ध्यान दे, ये सब चीजें होती रहती हैं। जियांग उसे कहता है कि तुझे नहीं पड़ रहा, तभी दर्द समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद गॉडली इल्यूजन क्लैन वाले भाई सबके सामने खड़े हो जाते हैं और जो भी शिप्स वहां से गुजर रही थी वो उन सभी को ब्लॉक कर लेते हैं। वहीं पे सभी लोग उन्हीं के बारे में बात करते हुए हमें बताते हैं कि इनकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है, यहाँ तक कि इनके खुद के क्लैन मेंबर भी सीएम रियलम वाले के साथ कभी कभी लड़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो सभी सोचते हैं कि ये हमें रोकने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं पे लाओसन की दाई उसे बताती है कि इस फोर्स को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, हम लोग भी फंस सकते हैं। वहीं पे लाओसन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस यही सोच रही थी कि ये पूरी इंसेक्टर वैली हमारी ही है, क्या ये लोग हमसे फाइट करने का प्लान कर रहे हैं। वहीं पे जियांग मिंग उन लोगों से कहता है कि ये पूरी वैली हमारी है, तुम लोग यहाँ पे बस क्लेम करना चाहते हो, कम से कम हमें सीरियस तो लो। हालांकि वो फोर्स ज्यादा कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइपल्स नहीं आए थे। इसके बाद वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के डिसाइपल्स आ जाते हैं और जियांग आगे से लीडर की तरह कहती है, क्या तुम्हारे इंसेक्टर ने यहाँ पे मरने का फैसला नहीं किया था तुम्हारे क्लैन को छोड़ने के बाद? साला एक भी बार तुम लोग उनसे मिलने के लिए नहीं आए, जैसे ही यहाँ पे टॉम्ब ओपन वाली हो गई तैसे ही तुम लोग यहाँ पे चले आए सिर्फ ट्रेजर्स को लेने के लिए। वहीं मुखोटे वाला अपने मन के अंदर सोचता है, हे लीडर मैं हूँ, मुझे बोलने दे, लेकिन जियांग उसे इग्नोर करके आगे से कहती ही रहती है कि ये जगह हर किसी की है, जिसके पास भी दम होगा वो यहाँ से ट्रेजर लेके जाएगा। इसके बाद वो लोग उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही इमॉर्टल एकेडमी आगे निकली थी तो बाकी की जो शिप्स थे वो भी उनके पीछे पीछे निकल लेती हैं और जियान जाते जाते उन्हें ताना भी दे के जाती है कि तुम लोग यहाँ पे बस अपने क्लैन का नाम इस्तेमाल करके सभी चीजों को लेना चाहते हो। जियांग मिंग आगे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, यू बिच, कौन से क्लैन के हो तुम? हम भले ही तुम्हारी इमॉर्टल एकेडमी को ना छू सके, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे क्लैन को जरूर हम छू लेंगे। दोस्तों नाइस जोक था ना। अब वो लोग इसी बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वैली के अंदर धमाके होने लगते हैं, यानी कि टॉम्ब ओपन होने वाली थी। वहीं पे लैंगटियन सभी से कहता है, हल्ला बोलो रे, चलो, और सभी लोग अपनी शिप्स को तेजी के साथ उस रोशनी की तरफ भगाते हुए ले जाने लगते हैं। वहीं पे लाओसन भी अपने लोगों से कहती है कि अलग अलग हो जाओ, कोई भी हमारे इंसेक्टर की लेगेसी छीन नहीं सकता है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है और उसे कहता है कि अभी हमें जरूरत नहीं है। इस पे लाओसन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अगर हमारे इंसेक्टर की एक भी चीज ले ली गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, लेकिन जियांग उसे बताता है कि टॉम अभी तक ओपन ही नहीं हुई है और वो मन के अंदर सोचता है कि मुझे इनके ट्रस्ट को गेन करने की जरूरत है। वहीं पे जियान मुखोटे वाले से कहती है कि जल्दी से उस तरफ बोट लेके चलो, नहीं तो सारा ट्रेजर चुरा लिया जाएगा। जियान उसे कहता है कि साला अब तुम्हें मेरी याद आई कि मैं लीडर हूँ, लेकिन मिंग जियान को रोक देती है और उसे बताती है कि जो वो टॉम देख रही है दरअसल वो एक बैरियर है, बस टॉम अभी तक ओपन नहीं हुई है। जियान पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है, तो हमें पता चलता है कि मिंग यहाँ पे पहले भी आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग वैंग फैमिली के सुवांग को भी देखते हैं और वो भी चीखते हुए कहता है, वैंग फैमिली चलो रे, लेकिन उसी टाइम पे वैंग उसके पीछे आती है और उसके ऊपर मार के कहती है कि मैंने कब कहा था कि तुम वैंग फैमिली को इस तरीके से बर्बाद कर सकते हो। साथ ही में वो बाकी लोगों के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम इसकी बात मानोगे। अब इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कि लालच के चलते भागते हुए उस रोशनी की तरफ जा रहे थे। इन्हें नहीं पता है कि लालच बुरी वाला है। इसके बाद उस रोशनी के अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है कि उनकी बॉडी जल जाती है और वो सभी जल के वहीं पे मारे जाते हैं। अब इसके बाद लाओसन को जियांग के ऊपर यकीन हो जाता है कि वो सच में इन सभी चीजों के लिए काबिल है। अब इसके बाद टॉम वहाँ पे सच में ओपन हो जाती है और सभी लोग वहाँ से चीजें लेने के लिए जाने लगते हैं और उस टॉम से पता नहीं भाई क्या लगा हुआ था कि भाई वेपन्स और पोशन सब कुछ बाहर बाहर निकल के गिर रहे थे। वहीं पे मुखोटे वाला भी नीचे कूद जाता है और बाकी लोगों से कहता है कि अब हर किसी की किस्मत उनके हाथों में है, जिसको जो माल मिलेगा उसका हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं तो नीचे भाई लड़ाई दंगा हो रखा था, किसी को किधर कोई माल मिल रहा था तो कोई किसी से छीने ले रहा था, कोई तो आपस में ही लड़ने लगे थे कि ये मेरा है। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि एक छोटा सा चाकू उठाता है, तभी उसके पास एक पत्थर आके गिरता है जिसको टैबलेट सा कह रहे थे। बोट उससे कहता है कि वो टैबलेट उठा लो, वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, वो भले ही किसी की काम की ना हो लेकिन हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जियांग उसे उठा पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे जियान आ जाती है। वहीं पे जियान को देख के हैरान हो जाता है कि ये तो इमॉर्टल एकेडमी से है। जियांग उसे पूछती है कि ये तुम्हारा है क्या, तुम इसे देख रहे थे? जिसमें जियांग आगे से कहता है कि उसकी नजर इसके ऊपर पड़
पड़ तो गई थी और उसे उठाने भी वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बस एक टूटा हुआ स्टोन का टुकड़ा है। लेकिन जियांग भाई बेवकूफ नहीं थी, वो खजाने के मामले में गोचेंग से भी ज्यादा आगे है, क्योंकि उसके पास है एक आर्कियोलॉजिस्ट तोता जो कि आंखों से ही देख के बता देता है कि माल कड़क माल है। इसके बाद जियांग का पंछी जल्दी से आगे बढ़ता है और स्टोन को अपनी आंखें दुगनी बड़ा करके देखता है और जियांग को बताता है कि कड़क माल है, रख लो। अब इससे जियांग को हद से ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बोटुसा कहती है कि भाग लो, वो तुम्हारी चटनी बना देगी। वहीं पे जियांग इस बात से गुस्सा हो गई थी कि जियांग ने उसे झूठ बोला कि ये पत्थर नकली सा है। जियांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो वो मैंने झूठ वूठ नहीं बोला था, वो नकली सा ही लग रहा था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जियांग मिंग आ जाता है, जो कि उनके बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए जो हमारे साथ है उसे इतनी तरीके से डराने की, हमसे दूर ही रहो। यू बिच, ये बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है गालियां देने का। वहीं पे जियांग मिंग जियान से कहता है कि मेरी नजर तुम पे काफी टाइम से ही थी, ये मैं सोचना कि तुम इमोर्टल एकेडमी की तरफ से आई हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। हालांकि जियान उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि लड़ना है तो लड़ो, फालतू की भौंको नहीं। वहीं पे अटैक की वजह से मिंग को पता चल जाता है कि जियांग गॉडली इल्यूजन क्लैन वालों के साथ भिड़ गई है। वहीं पे जियान साइड में खड़ा होकर उनकी लड़ाई को देख रहा था और मन के अंदर सोचता है लड़ते रहो, अच्छा होगा दोनों मर जाओ सालो। वहीं पे जियान तो जियांग मिंग के पसीने छुड़ा देती है और उसको भाई मार मार के बुरी हालत कर देती है। इसके बाद जियान उसके ऊपर एक किक मारती है तो वो उड़ते हुए ऊपर जाता है और फाइनल ब्लो मार के उसे मारने ही वाली थी। वहीं पे जियान मिंग आगे से कह रहा था कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो, लेकिन जियान कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लूसेन आ जाती है, जो कि अपनी दाई से कहती है कि जाओ और जाके उसे मार दो। दरअसल लूसेन की दाई नहीं, लेकिन उसका एक एल्डर जियान के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये हमारी प्रिंसेस का ऑर्डर है तो बेशक तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पावरफुल हैंड जियान को नीचे की तरफ दबाने लगता है। वहीं पे एल्डर की स्ट्रेंथ पीक ऑफ ग्रेट सेक्रेट रियलम की थी, तो जियान को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। बाकी सभी लोग जब तक जियान के पास पहुंचते तब तक देर होने वाली थी, लेकिन इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कोई वाइट को तोड़ते हुए डायरेक्ट वाइट को वहां से बाहर निकलता है और ये हमारा गोचंग था, जो कि कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या करती है, लेकिन वो मेरी बहन है। अब गोचंग वहां पे वाइट को सेटर करते हुए आया था, तो फिर सभी लोगों को पता चलता है कि गोचंग भाई साहब अब सुप्रीम रियलम पे जा चुके हैं। वहीं पे लाओसन गोचंग की पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम रियलम पे जाना बच्चों के लिए आसान बात नहीं है। वहीं पे जियानमिंग की अब धीरे धीरे फटने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जियांग गोचंग की फैमिली है। वहीं पे गोचंग आगे से साफ बता देता है कि जियान उसकी छोटी बहन है। वहीं पे जियांग गोचंग से पूछती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं थे, तो गोचंग उसे कहता है चुप भाई भला मुझे। अब इसके बाद गोचंग उन लोगों से कहता है कि वो मुझे दे दो, क्योंकि उसने मेरी बहन के ऊपर अटैक किया है। वहीं पे हम लोग मैंग और जियांग को देखते हैं। वहीं पे मोंग आगे से कहता है कि गॉडली इल्यूजन क्लैन तो गया, उसने गोचंग को उंगली कर दी है, अब इसका भी अंत अच्छा नहीं होगा। वहीं पे जियांग उसे पूछता है क्या गॉडली इल्यूजन क्लैन भी गोचंग के खिलाफ नहीं लड़ सकता है, जिसपे मोंग आगे से बताता है कि वो पर्पल मेंशन से ज्यादा अच्छे नहीं है, उनका भी अंत सेम ही होगा। वहीं पे जियांग मन के अंदर सोचता है कि जियांग मिंग मुझे एक लूजर कह रहा था, जब उसका गोचंग से सामना हुआ तो वो खुद एक लूजर बन गया, यहाँ पे असली लूजर कौन है। वहीं पे जियांग को ये बात भी समझ में नहीं आती है कि साला वो जहाँ जाता है वहाँ पे गोचंग क्यों आ जाता है, वो तो एक घोस्ट की तरह उसे चिपक चुका है। वहीं पे बोट उसे कहती है कि जैसे ही वो लोग भिड़े वैसे ही यहाँ से खिसक लो, यही मौका रहेगा। वहीं पे लाओसन गोचंग के साथ बहस करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि ये पूरी जगह उनके एंसेक्टर की है, इसीलिए जियांग मिंग तो यहाँ पे अपने एंसेक्टर की ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिसको चुराया जा रहा था। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि अच्छा तुम्हारा मतलब दुनिया के अंदर जितने भी दोस्त लोग हैं, कल्टिवेटर्स हैं, वो सभी चोर हैं, तुम एक ऐसे लैंड के ऊपर कब्जा करना चाहती हो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, ये अनक्लेम्ड है। लगता है गॉडली इल्यूजन क्लैन कुछ ज्यादा ही सोचता है और खुद को नैरो माइंडेड आदमी समझता है। वहीं पे गोचंग का साथ पूरी सिटी देती है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी गोचंग का ही साथ देते हैं। वहीं पे गोचंग को काफी अच्छे से पता था कि सिर्फ फायदा ही लोगों का दिल जीत सकता है, बाकी ट्रेजर कितना गहराई में गड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई सबको जमीन का ट्रेजर चाहिए, उन्हें सबको पता है कि गोचंग का साथ देंगे तभी गॉडली क्लैन से पीछा छोड़ा पाएंगे। वहीं पे लाओसन गोचंग से पूछती है कि जियांमिंग को छोड़ने के बदले में तुम क्या लोगे। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि कंडीशंस, अगर तुमने ये बात कही है तो वैसे मुझे अभी एक मेड की जरूरत पड़ रही है जो मुझे सर्व कर सके, तुम इस बारे में क्या सोचती हो। वहीं पे मेड का नाम सुन के हम लोग मिंग को देखते हैं और वो गुस्से में एक ट्रेजर को तोड़ देती है। सभी लोग हैरान होकर मिंग की तरफ देखने लगते हैं कि इसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया। वहीं पे गोचंग को भी ये आवाज सुनाई दे जाती है, लेकिन गोचंग अभी मिशन पे था, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके लाओसन से कहता है कि अगर तुम इसे अनसेटिस्फाइड हो, ये स्टेटस तुम्हें सूट नहीं करता है, तो तुम मेरी क्यूबिन भी बन सकती हो, यानी वाइफ की नीचे वाली लड़की। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए ये करोगे या नहीं करोगे। वहीं पे जियान आगे से चिल्ला के कहती है कि मुझे चोट नहीं लगी, वो तो मुझे छू तक नहीं पाया। वहीं पे बाकी सभी लोग सोच रहे थे कि ये किस तरह की कंडीशन है जो गोचंग उसे दे रहा है। वहीं पे लाओसन गोचंग से कहती है क्या तुम मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे लाओसन की दाई माँ यही वो एल्डर था जिसने अटैक किया था। दाई माँ आगे से कहता है कि तुम हमारी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो, तुम गोचंग
गोचंग फैमिली से हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो और हमारी प्रिंसेस की बेइज्जती कर सकते हो। इसके बाद दाइमा काफी गुस्से से गोचंग के ऊपर अटैक करती है तो एनर्जी का ड्रैगन गोचंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोचंग एक झटके के अंदर ही उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पूरे वॉइड को निकल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचंग की एक छोटी सी शॉट तेजी के साथ आगे बढ़ती है, साथ ही में गोचंग भी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस एल्डर के पता नहीं कौन सा अटैक करता है, लेकिन वो एल्डर एक झटके के अंदर ही मूर्ति बन जाता है। और गोचंग उन लोगों से कहता है क्योंकि ये एल्डर कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है तो फिर क्यों ना तुम इसे अपने भाई की जिंदगी के बदले में ट्रेड कर दो। इसके बाद वो लॉसन से पूछता है इस बारे में क्या सोचती हो या फिर तुम्हारे पास और भी कई लोग हैं जिनकी मैं जान तुम्हारे भाई के बदले में ले सकता हूँ। इससे उन दोनों भाई बहनों की जान हलक में आ जाती है और वो आगे से कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है और उन्हें समझ में आ जाता है कि गोचंग यहाँ पे पीक सैक्रेड रियलम के बंदे से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पे ये लोग भी गोचंग की स्ट्रेंथ को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पे जिनचन अपने मन के अंदर सोचता है कि गोचंग अगर इतना ज्यादा शक्तिशाली था तो फिर डिमोनिक सक्सेसर की फाइट के दौरान ये इतना ज्यादा घायल कैसे हुआ और इसे धीरे धीरे करके गोचंग के ऊपर शक हो रहा है। वहीं पे फिनिक्स लेडी मुखोटे वाले से पूछती है कि अगर तुम अपनी सभी सील्स को अनसील कर दो क्या तुम उससे फाइट कर पाओगे, लेकिन मुखोटे वाला लेडी फिनिक्स को नीचे ही फेंक देता है और कहता है कि मुझे ट्रेजर ढूंढने जाने हैं, ट्रेजर्स कहाँ पे हैं। वहीं पे लेडी फिनिक्स इतना समझ जाती है कि गोचंग से पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना है चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि गोचंग डिमोनिक सक्सेसर से ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे लॉसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करती है और गोचंग से कहती है कि गॉडली इल्यूजन क्लैन ने पहले ही वो प्राइस पे कर दिया है जो आज उन लोगों ने किया था, लेकिन अगर गोचंग इसे अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर वो लॉसन को भी मार सकता है। गोचंग आगे से कहता है मजाक कर रही हो क्या, मैंने तो ये बस छोटी सी चीज की थी तुम्हारे भाई को सबक सिखाने के लिए कि वो बहुत ज्यादा नॉटी हो रखा था। इसके बाद गोचंग उसे कहता है कि अब से अच्छे बच्चे बन के रहना। वहीं पे जियांग मिंग उसे माफी मांगता है और कहता है कि आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। वहीं पे जियांग मिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पर्सन सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करके मुझे एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि कोई भी इसके साथ लड़ाई ना करो। मैं अभी इसके साथ नहीं भिड़ सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के साथ जाके मुझे इंसेक्टर की लेगेसी पहले ढूंढनी पड़ेगी। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि उसकी पिछली लाइफ के दौरान लॉसन डिमोनिक सक्सेसर के हाथों मारी गई थी, लेकिन इस बार शायद बच जाएगी। वहीं पे जियान गोचंग से कहती है कि तुम इतना बड़ा रायता फैला दिए हो कहीं परेशानी न हो जाए। इस पे गोचंग आगे से कहता है कि तुम्हारा रायता मैंने साफ किया है, तुमने फैलाया था। इस पे जियान आगे से कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस एक स्टोन का टुकड़ा ही उठाया था, अब वो आदमी मुझसे चुराने के लिए आ गया तो मेरी क्या गलती है। गोचंग उसे कहता है कि एक टूटा हुआ टुकड़ा जरा मुझे दिखाना। इस पे जियान उसे टूटा हुआ टुकड़ा देती है तो गोचंग उसे काफी अच्छे से निहारता है, देखता है और घूरता है। इसके बाद चुपचाप जेब के अंदर डाल लेता है, जिसको जियान बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। जिसके बाद वो गोचंग के पीछे पड़ जाती है ये कहते हुए कि जल्दी से मेरा टुकड़ा मुझे वापस करो। गोचंग आगे से कहता है कि जो चीज जिसके हाथ में चली गई उसकी हो गई। जियान आगे से कहती है कि अगर तुम वो मुझे वापस नहीं करोगे तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगी और चीजें तोड़ने लगूंगी। जियान उसे कहता है कि जो करना है कर लो, मैं नहीं वापस देने वाला। तो फिर जियान भागते हुए मिंग के पास जाती है और उसे रोते हुए कहती है सिस्टर मिंग उसकी तरफ देखिए, जब मैं छोटी थी तब से वो मुझे बुली करते हुए आ रहा है और मेरी सारी चीजें चुरा लेता है। इसमें मिंग उसे चुप करवाते हुए कहती है कि तुम्हें पता तो है कि वो हमेशा से ऐसे ही, रोना बंद कर दो। इसके बाद सभी लोग गोचंग की इस तरीके से बेइज्जती करने लगते हैं कि गोचंग हैरान हो जाता है। सुवांग आगे से कहता है कि ब्रदर गु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पे लिली लैंगटियन से कहती है कि तुम ऐसा मत बनना, पहले बता दे रही हूँ। लैंगटियन आगे से कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बनने वाला। वहीं पे वैंग चूचू से पूछती है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यही मॉर्टल वन है, इसकी हरकतें तो डिमोनिक सक्सेसर वाली लगती हैं। इतने सारे ताने सुनने के बाद गोचंग बेशक वहाँ पे हार मान लेता है और जियान से कहता है कि वो उसे पे बैक करेगा, वो उसे कई सारे ग्रेट सेक्रेट वेपन दे सकता है कंपनसेशन के तौर पे। जिसपे जियान जल्दी से पीछे मुड़ती है और कहती है कि 5 चाहिए। गोचंग आगे से कहता है 2 मिलेंगे, बार्गेनिंग नहीं। जियान मान जाती है और कहती है कि बिक गए, जाओ रख लो। इसे मिंग हैरान होती है, ये सोच के ये तो सच में नौटंकी कर रहे थे, मैं फालतू में इसे चुपवा रही थी। अब इसके बाद वैंग आगे बढ़ती है और गोचंग से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम लॉसन को मजबूर नहीं कर पाए तुमसे शादी करने के लिए। गोचंग उसे कहता है कि वैंग जीजिन मैं एक मॉडल 1 हूँ, तुम्हें मुझसे कब से इज्जत से बात करनी चाहिए, अब से तुम मुझे ब्रदर गो कह के बुलाओगी। इस पे वैंग आगे से मुंह बना के गोचंग को योर हाइनेस कहती है। वहीं पे वैंग को पूरा यकीन हो गया था कि अगर ये इमॉर्टल 1 भी हुआ तो भी ये मेरे दिमाग के अंदर गोचंग ही रहेगा जो घटिया और कमीना इंसान है। अब इसके बाद वहाँ पे रॉइन भी आ जाती है, जिसको देख के वैंग कहती है कि अरे तुम्हारी एक और लवर आ गई, मिल लो उससे। वहीं पे रॉइन तो एकदम परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी और वो आगे से रोते हुए कहती है यंग मास्टर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी। वहीं पे वैंग उसे जैसे ही देखती है तो वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये कमीनी तो ताजी हरी चाय है। हरी चाय का मतलब एक ऐसी लड़की जो दिखने में इनोसेंट मासूम हो लेकिन काफी ज्यादा चालाक हो, खासकर लड़कों और लोगों का दिल जीतने के मामले में। अब इसके बाद बाकी सभी लोग भी वहाँ पे आते हैं और गोचंग को ग्रेट करते हैं और गोचंग को बताते हैं कि रॉइन को गोचंग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, तभी ये इतनी दूर से भागी भागी आई है। वहीं पे जियान गोचंग के
के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये लड़की कौन है, तुम इतना दूर चले गए, कम से कम तुम्हें मिंग की फीलिंग्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। लेकिन मिंग जियान को रोक देती है और आगे बढ़ती है और बताती है कि गोचंग ने उसे पहले ही राउन के बारे में बता दिया था कि गोचंग ने उसे एक टिप के दौरान बचाया था। इसके बाद मिंग आगे बढ़ती है और राउन को खुद को गोचंग की फियांसे बताते हुए इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन राउन मिंग से बिल्कुल भी नहीं जलती है, उल्टा उसकी तारीफ करती है कि उसने मिंग के बारे में काफी ज्यादा सुना है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और कमाल की है। इसको देख के वैंग को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो मन के अंदर सोचती है कि ये तो हाई क्लास ताजी हरी चाय है। वहीं पे चोचो का भी मुंह बन जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, छोड़ के मत जाओ। अब यहाँ पे इस सीरीज के चैप्टर खत्म हो चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी। अब हम लोग मिस्टर ज़ॉम्बी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने उस सीरीज के बारे में देखा, तुम्हारे रिव्यू भी चेक किए, मुझे लगता है कि एक ट्राई देना चाहिए। अगर पहला एपिसोड चल जाता है तो चल जाता है, नहीं तो छोड़ देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी लोग लाइक ही करेंगे क्योंकि सीरीज ऑसम है। और अगर वो नहीं चलती है तो हम लोग डायरेक्ट अब मानवा पे शिफ्ट हो जाएंगे। चाइनीज मानवा से अपना रिश्ता कट। बहुत एक्सप्लेन कर ली भाई, नॉर्मल सी मानवा, अब करेंगे एक्शन धूम धड़ाका वाली। बस अब गोचंग के बारे में सोचो 4-5 हफ्तों तक, जब तक 5-6 चैप्टर नहीं हो जाते।